ये क्वेश्चन आपसे कितनी बार पूछा गया है कि ईवाई क्यों छोड़ा? और क्यों छोड़ा? ये कितनी बार पूछा गया, मैं क्यों छोड़ा तो 1 मिनट में बता दूंगा मैं। कितनी बार पूछा गया है, मैं काउंट भी नहीं है यार। आज तक लोग पूछते हैं ना, अब तो मेरे को बिजनेस करते हुए 9 साल हो गए हैं, आज भी लोग पूछते हैं कि क्यों छोड़ा। अपना बिजनेस करना था, ये तो मैं क्लियर था डे 1 से, ठीक है, इसलिए ईवाई छोड़ा। सी ईवाई में इट्स डेफिनेटली पीपल एस्पायर टू बी एट ईवाई, और जब मेरी जॉब लगी थी ईवाई, मुझे पता नहीं था ईवाई क्या है, वो एक अलग स्टोरी है। बट वन से गॉट इनटू इट, आई रियलाइज कि बॉस ओके, ये कुछ जगह है। when I left EY, I was doing pretty well at EY. Even till this date, EY is one of our biggest clients. So that shows the kind of relationship we've built with the organization till now and kind of work that we have done. छोड़ने की वजह ये थी कि मेरे को I was thinking कि what next in life, and I wanted to do my own business from very beginning. और ये मेरा पहला बिजनेस नहीं है पीवी एडवाइजरी, इससे पहले फेल्ड बिजनेसेस भी हैं, और इससे पहले ऐसे बिजनेसेस भी हैं जो मैंने एज अ किड स्टार्ट कर दिए थे. आई वाज इन माय कॉलेज एंड आई स्टार्टेड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट उस टाइम पे, विच इज बाय द वे स्टिल रनिंग. माय ब्रदर रन्स इट, इट्स इन दिल्ली जनकपुरी. माय ब्रदर स्टिल रन्स इट. तो मैंने वो स्टार्ट किया, बट आई रियलाइज कि यार ये करके ना मैं बड़ा नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. आई वेंट फॉर माई MBA. उसके बाद फिर मैंने EY ज्वाइन किया. तो वो एक कीड़ा बिजनेस करने का हमेशा से था मेरे को. आई वॉज नॉट लाइक सेटिस्फाइड कि जॉब कर रहा हूँ तो यही चलने वाली है. आई वॉज लाइक कि यार बिजनेस तो अभी कुछ तो करना है, ठीक है. तो जब मैंने EY का डिसीजन लिया, ऑनेस्टली यू नो सरप्राइजिंगली नोबडी स्टॉप मी. सो माई बॉस did not stop me. My skip level boss did not stop me. They had conversations कि तू क्या करना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है, you got a good career here, you'll grow here, but why do you want to do your own thing? And when I told them कि यार मेरे को ये करना है और ऐसे ऐसे करने का मेरा मन है, they took a pause for a few minutes and they said कि यार कर ले, क्योंकि तेरी उम्र में हम नहीं कर पाए, और अगर तू नहीं कर पाया तो वापस आ जाइयो, ये तो ऑप्शन है ही है. यहाँ पे क्या होगा, ग्रो तो कर ही लेगा, बट वही स्ट्रेस सब कुछ वो चलने वाला है. बट अपना काम तो अपना काम है. इफ यू वांट टू डू, यू डू इट. एंड सरप्राइजिंगली माय डैड डिडंट स्टॉप मी. वो खुद बिजनेस फैमिली से आते हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी बिजनेस किया, शॉप चलाई है. एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वो सेइंग कि नहीं यार तू जॉब कर, बिजनेस में बहुत इनसिक्योरिटी है, आज सेल्स है कल सेल्स नहीं है, बहुत स्ट्रेस है, जॉब सिक्योर्ड है. बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट डे. ही सेड कर ले यार तू, वो टाइम से बोल रहा है अपना बिजनेस कर ले. एंड आई वॉज लाइक कि ओके, ये तो ग्रीन सिग्नल सब जगह से मिल गया. आई थिंक देयर इज समथिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद काम कर रहा है यहाँ पे. सो आई टुक दैट कॉल. इट वॉज नॉट ईजी, सिद्धांत, लाइक यू, आई नो वॉट यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड the thinking behind it. I am coming to that. It wasn't easy because the year I left EY was 2017. I resigned in 2016. So it was a 10-month long notice period for me. Unusual hai, but we were in the middle of a lot of critical work, and the kind of relationship I have with them, we agreed together कि ठीक है इसको काम करके जाएंगे, जॉब तो कहीं पे करनी नहीं है, doesn't matter. वो किया. But उस टाइम पे my mom was diagnosed with cancer. Her chemotherapy, her bone marrow transplant, all of those were going on. My daughter was just born, I think 3 months back. जब मैंने रिजाइन किया, and my wife was on a break उस टाइम पे. तो कॉल लेना आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था. और ऐसा भी नहीं थी कि बहुत सेविंग्स है कि यार सब कुछ चल जाएगा. बट वो ना एक अंदर से एक फील आया कि यार अभी रिजाइन करेंगे, देखेंगे जो होगा, विल सी. एंड आई हैव रियलाइज्ड इन माय लाइफ, if you take decisions, the bold ones, most of them would pay ultimately. And I took that decision that day कि यार करेंगे. And जब मैंने डिसाइड किया ना, जब मैंने सोचा, जब फर्स्ट थॉट आया, इट वॉज मे बी सितंबर अक्टूबर. दिसंबर 25 क्रिसमस का दिन था, या 26 दिसंबर, एक दिन बाद था आई थिंक. आई कॉल्ड माय बॉस, ही वाज ऑन अ हॉलीडे. मैंने कहा मनोज मेरे को रिजाइन करना है. कह रहा भाई छुट्टी एंजॉय करने दे यार, क्या कर रहा है ये. ऐसा नहीं कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करो, वापस आओ तब बात करेंगे. बट मैंने बोल दिया मेरे को अभी, क्योंकि मेरे को था कि अब मैं नहीं बोलूंगा ना तो मैं इसको फिर ड्रैग करता रहूंगा, क्योंकि यू थिंकिंग सो मच. तो मैंने कहा मैंने बोल दिया, बस हो गया मेरा काम. दैट्स हाउ इट वाज. इट वाज नॉट सिंपल फॉर श्योर, लॉट ऑफ थॉट्स वेंट इन, बट कॉल लिया और कर दिया. वेलकम टू द नॉट नोइंग पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर दिस. मतलब ये मेरे को इतना कॉन्टेक्स्ट दिया है आपने कि मतलब मेरे पास इतने क्वेश्चंस हैं इसके लिए. सो माय फर्स्ट थिंग इज, जैसे लाइक यू वर ओनली टेलिंग मी अभी कि जैसे AI अगर लोग सिखाते तो लोग सिखाते सिर्फ टूल्स, जैसे ChatGPT हो गया, क्लाउड हो गया, वट एवर इट इज, राइट? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज AI? लाइक अगर किसी को, मेरे को लेमैन को समझाना है कि AI क्या है, तो मैं कैसे समझाऊंगा उसे?
एक स्टेप पीछे चले, हम्म, हमने मूवी देखी 3 इडियट्स, हम्म, उसमें सवाल पूछता ना आमिर खान से मशीन क्या है, हाँ, तो वो जिप ऊपर नीचे करता है, एआई भी उसी का ही पार्ट है, ऐसे समझो इस बात को। अल्टीमेटली व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम्म, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या है, मशीन्स क्या है, एवरीथिंग एवर सिंस मैनकाइंड हैज एग्जिस्टेड, हमने जो भी कुछ किया है दैट इज टू ब्रिंग कन्वीनियंस टू आवर लाइव्स। ब्लिंकिट कन्वीनियंस, जोमेटो कन्वीनियंस, टेक एनेबल्ड है। हम्म, एआई इन सब का ही एक तरह का, मतलब फॉर अ लेमन आई एम सेइंग हम्म, इट इज अ टूल व्हिच कैन हेल्प यू एनहांस द वे यू ऑपरेट, ओके, राइट। हम्म, अब एआई इज अ लेवल अप ऑफ टेक एंड ऑल। टेक में जाके मुझे कोड करना पड़ता है, एआई को मुझे बोलना पड़ता है मेरे लिए कोड कर दो, हम्म, तो आपको कोड करके दे देगा। बच्चे एप्स बना लेते हैं आज की डेट में, वीडियोस एंड इमेजेस वो सब कुछ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो एआई इज नथिंग बट अ टूल थ्रू विच यू कैन टॉक और यू कैन सेंड कमांड एंड गेट थिंग्स डन, ठीक है, ठीक है। एक बहुत लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मे बी कहीं पे डेफिनेशन भी नहीं है एआई की। ठीक है। सो अगर जैसे मैं बोलूँ कि एक बंदा अगर एआई यूज़ करेगा, तो जैसे मैं जाऊँगा चैट जीपीटी पे, मैं प्रॉम्प्ट दूँगा, मैं उससे टेक्स्ट ले लूँगा, मैं इमेज बनवानी है, मैं इमेज बना के प्रॉम्प्ट दे लूँगा। हाउ वुड यू एज़ अ कंसल्टेंसी एजेंसी वुड यूज़ एआई डिफरेंटली फ्रॉम मी? Okay. So, like I said, हमारा what is our core? Our core is how do we enhance performance of an organization? How do we build robust, scalable operations? ठीक है. Now you look at any business, वहाँ पे किस किस तरीके के issues मुझे आते हैं, कहाँ मेरे bottlenecks हैं, and how can I leverage AI to build it? मैं एक live example देता हूँ client का, no name basis पे। एक client है, उनके pan India malls है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक मॉल है, 4 फ्लोर्स हैं। अब उस मॉल के अंदर क्या क्या होगा? बेसमेंट में पार्किंग होगी, उसकी टिकट्स कटेंगी, वहां से रेवेन्यू आ रहा है। ग्राउंड फ्लोर में प्रीमियम स्टोर्स हैं, वहां से रेवेन्यू आ रहा है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फूड कोर्ट, सिनेमा हॉल, कियोस्क सब है। इन सब से जो उनका मॉडल होता है वो होता है रेवेन्यू शेयर का, दैट X% ऑफ योर रेवेन्यू इज माई अर्निंग्स, दैट्स हाउ इट इज। नाउ you look at a scenario where all of these retail outlets are giving you their sales information every day, ठीक है। सबके अपने सिस्टम्स हैं, सिस्टम मतलब पॉइंट ऑफ सेल जो यूज जिससे वो बिलिंग करते हैं, सबके अपने सॉफ्टवेयर हैं। वो सॉफ्टवेयर मेरे पास आएगा, उससे इन्फॉर्मेशन सॉरी मेरे पास आएगी, सबके फॉर्मेट्स अलग हैं, मैं उसे कंपाइल करूंगा, डेटा गैदर करूंगा, उसके बाद मैं निकालूंगा कि मेरे को आज कितनी अर्निंग हुई है। एंड एवरी ब्रांड हैज गॉट अ डिफरेंट रेवेन्यू शेयर, ठीक है। दिस टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 days फॉर अ पर्सन टू बी एबल टू बिल्ड अ रिपोर्ट। सो लेट्स से मंडे का रिपोर्ट मेरे को वेंसडे को देखने को मिल रहा है, तो मुझे पता ही नहीं है क्या है, और मे बी फ्राइडे को देखने को मिल रहा है। नाउ विद द हेल्प ऑफ एआई, ठीक है, वो सारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेल के जो फॉर्मेट्स हैं, दैट कम्स थ्रू एन ईमेल टू द क्लाइंट। वो एआई एजेंट रन करता है, मेल्स रीड करता है, वहां से वो एक्सेल डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेता है, जितने मर्जी फॉर्मेट हो उसे कन्वर्ट करके इनटू अ प्रॉपर फॉर्मेट विच कैन बी अंडरस्टैंडेबल बाय अ बीआई डैशबोर्ड। वो वहां से उसको लेके एंड देन यू कैन बिल्ड अ डैशबोर्ड ऑन पावर बीआई थ्रू क्लॉड और थ्रू अदर एआई टूल्स, और यू कैन हैव योर ओन फ्रंट एंड डैशबोर्ड दैट यू कैन बिल्ड। इट कैन गिव यू रियल टाइम इन्फॉर्मेशन एज टू कितना सेल हुआ, कितना मेरा शेयर है उसके अंदर। सो दैट्स वन एग्जांपल ऑफ हाउ वी लेवरेज एआई टू क्लाइंट्स। एक और एग्जांपल देता हूँ, कनेक्टेड सिमिलर क्लाइंट। अभी इन सब क्लाइंट्स को मेरे को चल गया पता कि मेरा कितना रेवेन्यू शेयर है, ठीक है। मंथ एंड में मुझे बिल करना है, पिछले महीने का पूरा कितना मेरा शेयर है। अब इनवॉइस रेज करने के लिए आई गो टू SAP, रेज ईच एंड एवरी इनवॉइस। हाउ कैन यू नाउ रिड्यूस टाइम ऑफ अ पर्सन हु इज रेजिंग इनवॉइस? मुझे ये पता कि मेरा अमाउंट कितना है, मुझे पता मुझे किस ब्रांड को भेजना है, ठीक है। एंड एवरी मंथ वो सेम ब्रांड्स है मेरे, वेरी रेयरली रिटेनर्स मतलब वो, चेंज, हाँ, ठीक है। I run an AI agent which takes information from this dashboard, goes to SAP, creates invoices, sends it for e-invoicing, जो भी GST का process है, I'll not get into technicalities, but वो पूरा का पूरा run करके API के through it will give you final invoices, and you can send it to the client. वही AI agent ही client को automatically invoices भेज देता है। यहाँ ये प्रोसेस खत्म नहीं होता है, अब मुझे पैसा भी कलेक्ट करना है। तो जब मुझे पैसा क्लाइंट से आता है, अब सोचो लेट्स से लीवाइज है एक ब्रांड, वो हर एक मॉल में, राइट, उनके 10 मॉल है इंडिया में। लेट्स से दिल्ली NCR में 5 मॉल हैं फॉर एग्जांपल। हर एक मॉल से मुझे पैसा आ रहा है। जब वो अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आता है, आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि किस महीने का पैसा है, किस मॉल का है, या कहाँ का है। और ये एग्जांपल मैंने मॉल का दिया, आपको किसी भी उसमें एक्सट्रापोलेट कर लीजिए। आपके 100 क्लाइंट्स हैं, लेट्स से 100 क्लाइंट्स हैं, आपके हर एक क्लाइंट के 5 या 10 इनवॉइसेस हैं, कुछ इनवॉइसेस आउटस्टैंडिंग है। जब पैसा आ रहा है मैं आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाता हूँ, और ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है, इसको एक्सट्रापोलेट करो कॉर्पोरेट्स में, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि मेरा पैसा किससे आ रहा है, एंड इफ आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट नेम, आई डोंट नो किस इनवॉइस के सामने आ रहा है। नाउ द एआई एजेंट रन्स ऑन योर बैंक स्टेटमेंट, रीड्स योर पेमेंट एडवाइजेस एंड गिव्स यू एन आउटकम कि यार ये इस क्लाइंट से पैसा आया होगा,
इस क्लाइंट के इतने इनवॉइसेस आउटस्टैंडिंग है, जो पैसा आया है उसमें टीडीएस डिडक्ट करने के बाद मैं मैचिंग करके दे रहा हूँ, ये पॉसिबल इनवॉइसेस हैं जो ये नॉक ऑफ आप कर सकते हो. ओके. नाउ इट गिव्स यू अ ड्राफ्ट ईमेल आल्सो, जो आप रीड कर लो और क्लाइंट को भेज दो कि ओके. आपका जो पैसा है, आई हैव बीन एबल टू एनालाइज, ये 5 इनवॉइसेस हैं, मुझे लग रहा है आप प्लीज कंफर्म कर दो कि इसके अगेंस्ट पेमेंट करिए, एंड यू सेंड, click on send, it goes to the It client. goes to the client. Now Okay. the entire process of cash application, AR accounting is automated through AI. ये एक लाइव रियल सिनेरियो आपको बता रहा हूँ जो हम अभी एज यू कर रहे हो. स्पीक हमने भी इम्प्लीमेंट किया पिछले महीने क्लाइंट पे. जैसे आप बोल रहे हो कि आपने इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को ऑटोमेट करा है, जैसे फाइनेंसिंग हो गया, उसके बाद फिर आपने इनवॉइस रेजिंग हो गया, फिर उसके बाद सेंडिंग हो गया, फॉलोअप्स हो गए. सो इसमें मार्जिन ऑफ एरर की अगर एक टीम बैठे करे यही काम 5 लोगों की और एक एआई एजेंट कर रहा है, तो उसमें मार्जिन ऑफ एरर कितना बचता है? सी मैं ये नहीं बोलूंगा 100% एरर नहीं होते हैं, बट आई वुड से इफ यू ट्रेन द बॉट 95-96% तो एक्यूरेसी आ जाती है इसके अंदर. प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं इसके अंदर? जब आपको क्लाइंट पेमेंट कर रहा है और उसमें इनवॉइस नंबर मेंशन नहीं है एंड वो एस्टिमेशन पे चल रहा है, तो वो एस्टिमेशन देता है आपको, बट इसीलिए यू हैव अ रिव्यू चेक, व्हिच इज व्हाई आई सेड सब रिव्यू करने के बाद वो ड्राफ्ट ईमेल बना देता है, एक आउटपुट देता है आपको, सो दैट यू कैन आल्सो चेक कि वो ठीक है कि नहीं है. ओके. व्हाट वी डू इज व्हेनेवर वी बिल्ड एनी ऑटोमेशन थ्रू एआई और अदरवाइज आल्सो, हम हमेशा एक रिव्यू विंडो क्लाइंट को देते हैं टू चेक व्हाट द सॉल्यूशन हैज, व्हाट द आउटपुट हैज कम फ्रॉम एआई और एनी अदर टेक. उसको देखने के बाद वंस यू स्टार्ट अप्रूविंग, वी स्टार्ट ट्रेनिंग द बॉट अगेन कि दिस इज हाउ यू नो योर आउटपुट हैज बीन परसीव्ड, या ये चेंजेस करने हैं, एंड विद इन द स्पैन ऑफ 3 to 6 months वो एरर रेट कम होता चला जाता है ओके. आगे चल के. वंस द बॉट हैज बीन ट्रेन्ड. करेक्ट. ओके. एंड वंस यू लुक एट बिग बिजनेसेस, जैसे मैं अगर कॉर्पोरेट्स की बात करूँ, तो मैं बाहर से कॉर्पोरेट्स देखता हूँ, मुझे लगता है यार इनमें सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, सारे प्रोसेसेस सॉर्टेड होंगे. व्हाट इज योर इनसाइट ऑन दैट? ओह, मेरे को भी ऐसे लगता था जब तक मैंने ये काम नहीं किया था, कि मेरे को लगा था, आई कम फ्रॉम ईवाई, हमारे यहाँ तो प्रोसेस ऐसे होता था ना कि, मतलब एग्जांपल देता हूँ, एसएपी लगाया ईवाई में, प्रोसेस डी ऑटोमेट हो गए. कैन यू इमेजिन? क्योंकि ईवाई ने अपना खुद का ईआरपी ऐसा बनाया हुआ था कि मतलब छोटे छोटे प्रोसेसेस भी उन्होंने खुद से ऑटोमेट किए थे, बिकॉज वो कस्टमाइज था. एसएपी आया स्टैंडर्ड पैकेज, क्योंकि ग्लोबली ईवाई ने एसएपी रोल आउट किया, इंडिया में लगा प्रोसेस डी ऑटोमेट हो गए. उसके बाद जाके एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ कि अब जो डी ऑटोमेट हुए हैं उसे पैरेलली कैसे ऑटोमेट करें, सो दैट वी आर एबल टू एनहांस एफिशिएंसी अगेन. इनफैक्ट एसएपी आया, लोग बढ़ गए. सो नाउ आई कम फ्रॉम दिस वर्ल्ड. ठीक है, आई विल गिव यू एग्जांपल्स ऑफ, अगेन नॉट टेकिंग नेम्स, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लिस्टेड कंपनीज, और शेयर प्राइस देके आप हैरान हो जाओगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा कंपनी का नाम. वहां आप जाओ, हॉरिबली प्रोसेस मैनुअल है, हॉरिबली मैनुअल. दे हैव एसएपी, ठीक है, एंड दैट्स अबाउट इट. ओके. नाउ एक लेमैन को ये लगता है कि यार एसएपी लगा दिया तो प्रोसेस तो मेरा ऑटोमेट हो जाएगा, बट आंसर इज नो. आपको जो मैंने अभी बताया प्रोसेस पूरा, इसमें से पूरे प्रोसेस में कुछ भी एसएपी में नहीं होगा सिवाय इनवॉइस रेज करने के और मनी कलेक्ट होने के बाद अप्लाई करने के. उसके बाहर का जितना मेरा काम है, विच इज सेंडिंग इनवॉइस, एनालाइजिंग किसको कितना भेजना, वो सब एसएपी के बाहर होता है, और वो तो ऑटोमेट नहीं हो पा रहा उसके अंदर. ऐसे ही आप एक्सट्रापोलेट करो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को, सारे प्रोसेस मैनुअली उनके चल रहे हैं. इनफैक्ट उनका तो अकाउंट्स पेबल का वाउचर, यानी कि वेंडर का जब बिल आया, उसका जो बिल का पेमेंट होता है वो भी हार्ड कॉपी आता है, वो बॉस साइन करता है पहले 4 लेवल, फिर पेमेंट जाती है. 2026 की बात कर रहा हूँ. और अब उनके ऑफिस जाओगे, बोलोगे यार क्या ऑफिस है यार, क्या स्टॉक प्राइस है, लिस्टेड कंपनी है, क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके, बट व्हेन यू गो एंड लुक एट देयर प्रोसेसेस, it is that bad. In fact, to an extent, when I spoke to their team, when all the managers were out, CFO was out, and we were sitting inside, एक टीम मेंबर उनका बोला, वो मैनेजर या आई थिंक सीनियर मैनेजर लेवल पे होगा, कह रहा है सर आप ना जब सर से बात करेंगे ना हमारे अलग से, इसके बाद उनको ये जरूर बोलना कि आप जब सिस्टम लगाओ ना, साथ में ट्रेनिंग भी हमको प्लीज दिलवाओ कि यूज कैसे करना है. सो खाली एसएपी लगा देने से कुछ नहीं होता ना, यू नीड टू ट्रेन योर स्टाफ, हाउ डू यू यूज द सॉफ्टवेयर. ठीक है, सो समझ रहा हूँ मैं. ठीक है. हाउ इम्पोर्टेंट इज प्रोसेसेस, बिकॉज जितना हमने बात करा, यू बीन टॉकिंग अबाउट प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स, राइट? फॉर अ बिजनेस टू ग्रो और टू स्केल, हाउ इम्पोर्टेंट आर प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्केलिंग का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियली ग्रो करना, राइट? अगर मुझे एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है, आई कैनॉट स्पेंड टाइम ऑन माई डेली प्रोसेस. It cannot grow in same proportion, basically is what I meant, right? For you to scale, exponentially grow करने के लिए, I need to see कि अगर मेरी growth 100% से हो रही है, तो मेरे processes में जो मेरा time लग रहा है, या मेरे जो head count बढ़ रहा है, या मेरी जो cost बढ़ रही है, cannot increase by 100%. Then there is no point.
सो इट हैज टू रिड्यूस, और वो तभी हो पाएगा जब सिस्टम्स और प्रोसेसेस होंगे हम्म। इसके अंदर। तो जब आप एक बिजनेस को एनालाइज करते हो या फिर जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है फर्स्ट टाइम, व्हाट डू यू एग्जैक्टली लुक एट? डू यू लुक एट द फाइनेंसेस फर्स्ट, डू यू लुक एट द ऑपरेशंस, डू यू लुक एट द प्रोसेसेस जो उनके सेट हैं ऑलरेडी? सी डिपेंड करता है क्लाइंट किसके लिए आ रहा है। अभी हमने खाली हम्म। प्रोसेस की बात की है, हम्म। बट वी डू अ लॉट ऑफ वर्क अपार्ट फ्रॉम प्रोसेसेस। ओके। वी ऑल्सो डू वर्चुअल सीएफओ, फ्रैक्शनल सीएफओ, विच इज कि फाइनेंशियल अकाउंट्स फंक्शन है, हम्म। बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बट अभी लग रहा है कि फाइनेंस से प्रॉब्लम है, विच मीन्स कि मेरे को रिपोर्ट टाइम पे नहीं आ रही है, या मुझे एक गट फील है कि यार सब कुछ ठीक है पर मेरे नंबर्स ठीक नहीं है, राइट? सो वो एक अलग एंगल है। सो इट डिपेंड्स किस एंगेजमेंट के लिए हमको क्लाइंट ने एंगेज किया है, अकॉर्डिंगली वी लुक एट इट। अगर प्रोसेस ऑटोमेशन की बात है, मैं सिंपल एमआईएस मांग लेता हूँ ओके। कि आपकी जो रिपोर्ट है लास्ट वो मुझे दे दो आप, ओके। और उसको देख के आई कैन टेल यू कि वो कैसे काम कर रहे हैं। Okay. वहाँ पे 2 या 3 रिपोर्ट्स मांग लो एंड यू विल नो रिपोर्ट कैसे प्रोड्यूस हुई है, एंड यू विल हैव एन आइडिया एज टू प्रोसेस बने हैं कि नहीं बने हैं, हाँ। या वो मैनुअली चल रहा है, वो एक्सेल का फॉर्मूला भी क्या लगाया है उसने, आपको उससे ही आइडिया हो जाएगा। अच्छा। एंड व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट केस स्टडी सो फार? मतलब जहाँ पे यू ऐसा देख के लगा कि यार ये तो मतलब सॉल्व करना काफी मुश्किल है, बट इवेंचुअली यू आर एबल टू क्रैक इट। ऐसा तो मेरे को लगता नहीं कोई केस स्टडी ऐसी कि मैं बोलूँ कि मेरे को देख के लगा कि ये मुश्किल है। रिवर्स जरूर है अच्छा। कि देख के लगा कि कर लेंगे यार, और जब घुस गए तो लगा बॉस ये एंगेजमेंट ले क्यों लिया है, हाँ। और ये कैसे होगा, क्या था ये? इसमें लॉस होने वाला है। बहुत अच्छा ये है, 5-6 साल हो गए इस क्लाइंट को। सो बेसिकली एक क्लाइंट है, मल्टीनेशनल कंपनी, दे हैव देयर इंडिया ऑपरेशंस। उनकी जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स टीम है वो 30 साल पुरानी है, विच मीन्स कि जब वो स्टार्ट हुए थे तब उन्होंने जिनको हायर किया वो आज तक उस कंपनी में काम कर रहे हैं, एंड दे बिकम फाइनेंस हेड्स एंड ऑल। दे डोंट ऑपरेट फ्रॉम एनी ऑफ द मेट्रो सिटीज इन इंडिया, वो टियर 5 टियर 4 सिटी से ऑपरेट कर रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ स्किल सेट दे वुड, सो दे आर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अकाउंटिंग सबको आती है, एंड लाइक आई टोल्ड यू, अकाउंटिंग इज ओनली वन पोर्शन ऑफ द एंटायर गेम, बहुत कुछ उसके बीच में करना होता है। अब उन्होंने हमको एंगेज करा, उनके ग्रुप सीएफओ ने, कि यार मुझे ना इंडिया से जैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं आ रही, जैसे मैंने एग्जांपल दिया उस तरीके का ही, क्या ना रिपोर्ट ठीक से आ रही हैं, नंबर्स टैली नहीं करते हैं, एंड आई जस्ट डोंट नो वहाँ पे हो क्या रहा है, एंड आई एम सिटिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, आई नीड समबडी टू बी इन इंडिया। तो उन्होंने बोला कैन यू हेल्प मी फाइंड अ सीएफओ। अब क्योंकि वो टियर 4 सिटी में बैठे हुए हैं, सीएफओ मिल नहीं रहा था ढंग का, तो उन्होंने बोला व्हाट कैन वी डू, आई सेड वी कैन डू फ्रैक्शनल सीएफओ फॉर यू। चलो कर लेते हैं। सब कुछ हुआ, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। डे 1 आई गो टू देयर ऑफिस, ठीक है, वहाँ गया और मैंने उनको बोला आई वांट टू सी आप कैसे ऑपरेट कर रहे हो। सो देव गॉट 5 कंपनीज, 5 लीगल एंटिटीज, ओके। एंड अबाउट 13 या 14 लोकेशंस इन इंडिया, ठीक है। ऑल मैनेज फ्रॉम वन प्लेस। अब नाउ आई डोंट नो हाउ मच यू नो अबाउट दिस ऑफिस, टैली तो सबको हाँ, पता ही है, टैली। ठीक है। अभी हर एक कंपनी का अलग टैली है, और वो टैली किसी क्लाउड पे होस्टेड नहीं है, किसी सर्वर पे होस्टेड नहीं है, लैपटॉप पे है, विच मीन्स कि वो बंदा अगर ऑफिस से निकला और अपने घर गया और लैपटॉप खो गया रास्ते में, तो उस कंपनी के अकाउंट 0, नो बैकअप। क्रेजी। एंड छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 500-600 करोड़ का रेवेन्यू तब था, आज 1400 करोड़ का रेवेन्यू उनका इंडिया में, तो इट्स नॉट अ स्मॉल साइज। लाइक वे सारी कंपनीज की जो टैलीज हैं वो अलग अलग लैपटॉप पे है। अब उसके बाद जितनी ब्रांचेज हैं इंडिया में, उन सब ब्रांचेज की अलग सिस्टम्स हैं, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम टू डू बिलिंग टू देयर कस्टमर्स, वो हर एक प्रॉपर्टी में हर एक ब्रांच में अलग है। अब मंथ एंड में अगर मुझे रिपोर्ट पब्लिश करनी है, इट विल टेक इटर्निटी फॉर यू टू पब्लिश रिपोर्ट्स। इनफैक्ट वहाँ पे ये मेरी लर्निंग थी कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा भी है इंडिया में जिसमें आप अकाउंटिंग जब करते हो तो डबल एंट्री करने के लिए डेबिट की एंट्री अलग करते हो, क्रेडिट अलग करते हो। अदरवाइज कोई भी सॉफ्टवेयर देख लो, आप एक एंट्री करते हो, बोथ साइड द इफेक्ट इज टेकन केयर ऑफ, बेसिक प्रिंसिपल है। मतलब मैंने पहली बार देखा कि ऐसा भी एक सॉफ्टवेयर है। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ तो ये जो सिस्टम्स की कहानी है, वहाँ के लोग, किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को इंग्लिश भी टूटी फूटी आती है करके, उनसे कुछ डेटा मांगा लो, कोई आंसर नहीं है, फिर उनसे पूरा आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या पूरा घुमा दिया। एक हफ्ता मैंने पूरा वहाँ पे निकाला, फ्लाइट में वापस मैं घर आ रहा था, जिस वॉज कोविड का टाइम चल रहा था, फ्लाइट भी खाली थी बिल्कुल, एक डर लग रहा था कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, घर ठीक से पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा। प्लस आई सॉ ऑल ऑफ दीज इशूज एंड आई वाज थिंकिंग कि यार ये प्रोजेक्ट करेंगे कैसे, अब सॉल्व कैसे करेंगे, बिकॉज आउटकम क्या चाहिए था उनको। आउटकम ये था, दे वांटेड अ फुली ऑटोमेटेड फाइनेंस फंक्शन, दे वांटेड अ फुली developed team, whether I coach them or I fire them and bring a new team, that is up to me, full hand, free hand to me, but ये सब करके देना मुझे, ठीक है। एंड मेरे को सारे प्रोसेस ठीक करके देने, तो पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग का बहुत पुराना फ्रेमवर्क है, उन तीनों पे काम करना है मुझे, ठीक है। बट मुझे अब ये नहीं पता कि मैं करूँ कैसे, स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो मैंने
वापस आया और मैंने कॉल लिया कि अब तो ओखली में सर दे दिया है, ये करेंगे. एंड आई टुक इट एज चैलेंज. आई सेड ये अगर कर लिया ना अच्छे से तो इसका मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं. मतलब इट वाज दैट बैड सिचुएशन. एंड कट टू 5 years from now, you look at their finance function. I won't say fully automated, but 70%, 80% automated. हमारे खुद के जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं, कुछ हमने वहाँ लगाए हैं, कुछ उस क्लाइंट पे काम करते करते हमने डेवलप किया उसको उस जर्नी में. बट इट वाज रियली रियली डिफिकल्ट वहाँ पे टू बिल्ड दैट टीम. अभी पूरी टीम नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है. A lot of things. I can go on and talk about this client, but yeah. You talked about 3 things: people, process and technology. Process के बारे में हम usually बात कर ही रहे हैं अभी. मेरे को people पे आना है. How do you look at people when they are working in a company? How do you decide कि ये टीम फायर होनी चाहिए या फिर ये पर्सन पर्टिकुलरली फायर होना चाहिए in that particular domain? ये कैसे होता है? बिकॉज वहाँ पे ऐसे लोग हैं जैसे यू वर टॉकिंग अबाउट कि वो 40 साल से 50 साल से वही काम कर रहे हैं, वही प्रोसेसेस कर रहे हैं. सो व्हाट आर फ्यू थिंग्स दैट यू लुक एट इन पीपल व्हेन you hire or when you fire? When I hire, and this is not when I say I mean we at PV Advisory, we are very aligned in terms of how we hire. I never look at the qualifications, and I never look at कि वो क्या करके आया है. I look at क्या potential है, क्या attitude है और वो क्या कर सकता है आगे चल के. And that is the fundamental principle I have worked on. And the biggest example that I have is myself. Okay. I am not a chartered accountant. मैंने accountancy का A भी नहीं पढ़ा है. मैंने 11th-12th में जो हम सबने TS ग्रेवल पढ़ी है, मैंने भी वही पढ़ा है सिर्फ. एंड आई हैव बीन नॉट इवन सर्वाइविंग, थ्राइविंग इन इंडस्ट्री जहाँ पे सारे फाइनेंस के धुरंधर हैं. आई सिट डाउन विद CFOs एंड CXOs, सब CS हैं, ISBs हैं, IMs हैं, उनके साथ में रोज काम करता हूँ. टेकिंग learnings from my own journey, I have realized कि there is no point hiring somebody who's already an accountant or who's learned the trade. So मैं उस एंगल से देखता हूँ, whether it is tech company, my tech company or my consulting firm. So that's how we hire. Okay. So first and foremost thing I see, ये कहाँ से आ रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है. अगर वो कंफर्टेबल बैकग्राउंड से आ रहा है तो मैं उसे बहुत ज्यादा ड्रिल करूंगा देखने के लिए कितना अनकंफर्टेबल हो सकता है. Okay. अगर वो ऑलरेडी अनकंफर्टेबल बैकग्राउंड से आ रहा है तो मैं जानना चाहता हूँ अब वो करना क्या चाहता है लाइफ में. Okay. राइट. मेरे पास ऐसे भी लोग हैं सिद्धांत मेरी कंपनी में, एंड माई क्लाइंट्स वेयर आई एम द CFO राइट नाउ, जहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि पेरेंट्स, कोई चौकीदार है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, किसी के पापा फार्मर हैं. इंदौर से आया एक बंदा, उसके पेरेंट्स आर इनटू फार्मिंग बट दे वांट टू डू रियली वेल. कुछ ऐसा सॉलिड बैकग्राउंड एजुकेशन का नहीं है, बट दैट फायर दैट वी कुड सी, दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया फॉर मी टू हायर. देन आई गो टू क्वालिफिकेशन कि ओके क्या पढ़ के आया है, क्या इसे ऑलरेडी आता है, एंड मुझे किस रोल के लिए चाहिए. राइट. व्हाट बेसलाइन डू आई नीड फॉर दैट रोल. दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ सेग्रीगेट पीपल. And वहाँ से I build upon my way of how I want to hire them. Amazing, because I feel आज की डेट में जैसे AI एडवांसमेंट्स आ रही हैं, लोग अपनी जॉब्स ले ऑफ्स हो रहे हैं जैसे हम देखते हैं. सो आई फील कि मेरे हिसाब से आई थिंक पीपल स्किल्स इज समथिंग दैट आई वुड पर्सनली लुक फॉर. और मैं देखता हूँ जब मैं अभी अपने एडिटर्स या फिर रिसर्चर्स हायर कर रहा होता हूँ कि पीपल स्किल्स होनी चाहिए कि यार एक AI से तो कोई बंदा बात कर लेगा, जैसे मैं प्रॉम्प्टिंग सिखा दूँ या फिर मैं उसे एक AI टूल दे दूँ जो कि प्रॉम्प्ट्स लिख सकता है और फिर वो प्रॉम्प्टिंग से मेरा काम करके दे दे. कोई भी कर देगा. बट आई थिंक पीपल स्किल्स इज समथिंग दैट everyone doesn't have, and वो चीज़ I think is very important. So people skill is different from hiring people. दो अलग चीजें हैं. एक पिरामिड टाइप है, बहुत सिंपल. व्हेन यू स्टार्ट योर जॉब यू डोंट नीड पीपल स्किल्स, यू नीड बेसिक स्किल्स जो आपको काम करना आना चाहिए. बट व्हेन यू ग्रो यू नीड टू लर्न पीपल. सो मिडिल लेवल पे इन योर जर्नी यू नीड पीपल स्किल्स. हाउ डू यू हैंडल पीपल, राइट, हाउ डू यू गेट वर्क डन उसमें. बट व्हेन यू हायर समबडी एट द वेरी बिगिनिंग बेस लेवल, आपको पीपल स्किल्स नहीं चाहिए. व्हाट यू नीड इज समबडी विद राइट एटीट्यूड, फ्रेश माइंडसेट, क्लीन स्लेट, हु इज विलिंग टू लर्न, who is able to adapt and adjust with the changing environment. I think that is good enough when you hire somebody. Okay. ठीक है. So again, what does a bad hire do to a company? अगर मैं एक bad hire रख लूँ अपने पास तो मेरा क्या bleed हो सकता है मेरा? क्या bleed हो सकता है डिपेंड करता है बैड हायर किस लेवल पे है. अगर बैड हायर जूनियर लेवल पे है फर्क पड़ेगा, बट यू विल बी एबल टू मैनेज. बट अगर वो सीनियर लेवल पे है, इट इज गोइंग टू क्रिएट chaos फॉर अ कंपनी बिकॉज इट कॉस्ट यू टाइम, एफर्ट, मनी and a lot of emotions. Has there been a client जहाँ पे ये हुआ हो? Yes. So a lot of clients and at places where I've worked also. But एक client example देता हूँ. हमने एक senior level पे hiring करा and I was involved in the process hiring पे.
हायरिंग करते हुए हमें लगा एब्सोल्युटली गुड, वी शुड गो अहेड, एंड वी टुक अबाउट 6 to 9 months टू हायर दैट पोजीशन. हमने जब हायर किया, विद इन 2 weeks वी रियलाइज कि बॉस गलती हो गई है, क्योंकि द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू और इन वेरियस फॉर्मल डिस्कशंस वर्सेस वे यू बिहेव विद योर टीम एंड व्हेन यू आर नॉट अराउंड, यू गेट टू नो द डिफरेंस. वहाँ हमने वो स्पॉट कर लिया. अब मेरा व्यू बड़ा सिंपल था, वी शुड नॉट कंटिन्यू. बट क्लाइंट का व्यू था कि यार 1 साल लगा दिया है हायर करने में, इसको थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं. आई वाज टेलिंग कि यार ये बहुत कॉस्ट करेगा. इवेंचुअली 1 साल के बाद उसको फायर किया उन्होंने. पर उस 1 साल में क्या कॉस्ट हुआ? 2 साल का टाइम, पहले 1 साल हायरिंग करने का, फिर 1 साल इसको फायर करने में. लॉट ऑफ गुड टीम मेंबर्स लेफ्ट बिकॉज दे वर नॉट एबल टू वर्क विद दैट पर्सन, राइट? एंड the growth of the company from the function perspective, not from the larger organization. वो तो grow जो कर रहा है वो कर ही रहा है, but जिस function को वो lead कर रहा था, उस function की growth stall हो गई. तो आप सोचो 2 साल तो मेरे ये हो गए, अब मैं दोबारा hire करूंगा. So it costs you a lot of money. So therefore, when you hire at a senior level, be very, very careful. Don't go with assumptions at that stage. And at the same time, अगर आपको लग रहा है कहीं पे कि गड़बड़ है, take the decision. Don't let it drag for long. So when you are working with corporate CFOs, founders, इन सब के साथ आप काम कर रहे हो, how difficult it is to convince a person to take a decision which you are banking upon कि यार ये तो करना ही है, और वो फाउंडर उल्टा बोल रहा है कि नहीं यार ये नहीं करना है. बिकॉज अगर मैं एक सीनियर लेवल पे देखूँ तो 2 लोगों के ओपिनियंस हो सकते हैं और दोनों लोगों के ओपिनियंस बड़े डिफरेंट हो सकते हैं. बट एज अ कंपनी ओनर, I would want to trust you because I have hired you for that and streamlining my operations. But let's say कि I am very straight in my mind कि मेरे को यही करना है. जैसे कई बार होता है ना कि हम एक क्लाइंट हायर कर लेते हैं और हमें लगता है कि यार ये बंदा तो समझ ही नहीं रहा है जो मैं इसे समझाना चाह रहा हूँ. सो डू यू थिंक दैट इज द प्रॉब्लम विद मी? आई एम नॉट एबल टू कन्विंस हिम, और इज दैट द प्रॉब्लम विद द फाउंडर? It's a very good question. और ये रोज you have to face it every day. There are instances where founder would trust you blindly कि यार it is your responsibility. This is the outcome I want. How you do it, it is your job. I have no problem. That is where the chance of success is highest. Because you have that sponsorship from the leadership. But जहाँ पे वो leadership sponsorship नहीं मिलता, वहाँ पे you get stuck. Okay. ठीक है? So now when the founder is not agreeing on a certain thing, right? We as a consultant or an advisor only have limited say. अगर वो नहीं कर रहा है तो we try to convince, try to explain, and ऐसा नहीं convince खाली बातों में कर रहे हैं. We give them an outcome driven sheet. Okay. कि ये ऐसे होगा और ये ऐसे निकल के आएगा. 100 में से 90 बार तो मान ही जाते हैं. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो नहीं मानते हैं. बट इफ somebody gets stuck, एंड वो फाउंडर कम होते हैं, दे आर द सीनियर मैनेजर्स बिलो द फाउंडर, दोज हु गेट स्टक. एंड वो फाउंडर को भी प्रॉब्लम है क्योंकि उसे पता है यार कि अल्टीमेटली मेरे प्रोसेस चलाने से उन्होंने है ना. सी पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली. और मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में जहाँ पे भी ये चीज स्टक होती है, इट इज ऑलवेज द सीनियर मैनेजर्स, नॉट द फाउंडर्स. फाउंडर विल लिसन टू देम. कुछ फाउंडर्स होते हैं बोलते हैं बॉस मैंने बोल दिया ना, आई डोंट केयर, ये करना है. जहाँ ये अप्रोच चलती है ना कई बारी, वहाँ आउटकम्स आ जाते हैं. तो मैं ये नहीं कह रहा डिक्टेटर बनना है, बट यू नीड टू नो कि मुझे कहाँ वीटो चलाना है. Okay. Not everywhere, but there are certain areas जहाँ मैं बोलूँ बॉस करना है तो करना है. So the businesses that you have seen, the corporates that you have worked with, the people you have worked with, अगर if you have to give me a personality जो कि is a winner personality, कि अगर इसमें ये 3 qualities हैं तो ये बंदा विनर है, ये किसी भी बिजनेस में चला जाए, किसी भी डोमेन में चला जाए, ये फोड़ देगा, what would that be? I am okay, you are okay. Okay. You know this concept? नहीं, I'm not. I don't know. बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है. पूछा तो मुझे याद आ गया क्योंकि लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड आई वाज इन माय हेड प्रोफाइलिंग इट. सो देयर इज अ ट्रांजैक्शन एनालिसिस का एक वो है. आपने पैक मॉडल सुना है, पेरेंट एडल्ट चाइल्ड मॉडल? नहीं, यू विल हैव टू एक्सप्लेन मी. ये भी समझाना पड़ेगा. सब बताओ. ओहो, पहले ऐसे मत बैठो, सीधा बैठो. ठीक है. इट इज योर पॉडकास्ट, ऐसे नहीं बैठना होता. ठीक है? तो ये मैं तो इंटरेस्टेड हूं ना. ये पेरेंट स्टाइल है. नहीं मैं तो स्टाइल बता रहा हूं, मैं तो आ गया ना मॉडल में. ठीक है. तो पेरेंट का काम क्या होता है? डांट के समझाना या प्यार से समझाना. जब मैं डांट के समझाऊंगा आपको तो आप सडनली एकदम पीछे हो गए. ठीक है, बट यू स्माइल्ड. व्हाई डिड यू स्माइल? बिकॉज यू बिहेव लाइक एन एडल्ट. चाइल्ड का काम क्या होता है? या तो डर जाएगा, सबमिसिव हो जाएगा, या रेबेलियस हो जाएगा. ठीक है, तो यू कुड हैव सेड कि यार मेरा पॉडकास्ट है, मैं ऐसे ही बैठूंगा. तो वो चाइल्डिश बिहेवियर हो जाता. द मोमेंट आई बिकेम पेरेंट, यू बिहेव लाइक एन एडल्ट. आपने एडल्ट के बिहेव किया तो मैंने भी स्माइल करके बोला अरे यार मजाक कर रहा हूँ. सो दिस मॉडल इज, अब आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स ऑफ दिस मॉडल, बट एक बेसिक बताया पेरेंट एडल्ट चाइल्ड, एंड आई कैन टॉक अबाउट दिस आल्सो फॉर आवर्स. बट जो दूसरा मॉडल है इसी का एक्सटेंशन है एक तरह से. एंड देयर इज अ बुक आल्सो, किस ऑथर का नाम भूल गया मैं, बट या आई एम ओके, यू आर ओके इज नेम ऑफ द मॉडल.
सो वो क्या बोलता है, आई एम ओके एंड यू आर ओके, विच मीन्स आई बिलीव जो मैं बोल रहा हूँ that is based on my experience, my understanding, and I am absolutely okay about it. And if I make a mistake, I am happy to learn from you or learn from my situation and adapt. You are okay means I also equally value your opinion. I understand what you're saying, your experiences, and I agree with you. ठीक है, so together we'll find a solution. तो जो ये क्वालिटी लेके चल रहा है ना, वो एक अच्छा फाउंडर होगा, अच्छा पीपल मैनेजर होगा, एक अच्छा लीडर होगा in any industry, any field. Okay. And you can take examples from cricket. That's how I try to explain. क्रिकेट से सब समझते हैं, ठीक है. आजकल बहुत चल रहा है ना गौतम गंभीर का, बॉस आई एम ओके यू आर नॉट ओके, कि बॉस मैंने बोल दिया ना मेरे को रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए, मैं टीम ऐसे ही चलाऊंगा. तो आई एम ओके यू आर नॉट ओके, लेट्स गो लिटिल बिहाइंड. जब गैरी कर्स्टन था, हम वर्ल्ड कप जीते थे, या लेट्स से राहुल द्रविड़ अभी पिछले उसमें, आई एम ओके you are also okay. Now look at Rohit Sharma and Rahul Dravid together. They both are similar personality in terms of I respect your opinion, you respect my opinion. Let's try and build a team together. Let's go a little behind. Ravi Shastri, Virat Kohli, same mindset. जीतना है, कैसे भी जीतना है, ये मेरा आउटकम है. अब ये करने के लिए I am also okay, you are also okay. Let's build a team together, but not one way around. So when you have this quality, when you respect everybody and respect your own opinion, that is where you grow. मैं मॉडल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो एक अलग होगा, बट ठीक है. सो जैसे यू वर टॉकिंग अबाउट विनिंग, सो मैं ना अभी रिसेंटली आई डोंट नो मैंने की रील देखा था या फिर व्हाटएवर, वी विल नॉट गेट इनटू दैट, बट आई वाज थिंकिंग कि यार आज की डेट में इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया है, रील्स हैं, सब कुछ है, लोग हुक्ड हैं चीज़ों पे, ठीक है. लोग ब्रांड्स ऐसे चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जहाँ पे वो लोगों को हुक रखें टू अ सर्टन थिंग, राइट. सो मेरे को तो पर्सनली ये लगता है, नॉट दैट आई एम वेरी how would I say, not that I'm very consistent with it, but if you want to win, you can actually win very easily because लोग तो distracted ही हैं. मतलब if you put your focus to something and you build your brain or your, जैसे वो विराट कोहली बोलते हैं ना, तुम ब्लाइंडर्स लगा लो भाई. अगर तुमने वो ब्लाइंडर्स लगा लिया तो आज की डेट में नॉइज इतनी ज्यादा है कि तुम जीत सकते हो. मतलब there is no two doubts about it. What do you think about it? Absolutely. If you think you can win, you will win. Yeah. Noise हो या noise ना हो, there is always a place at the top. Or forget top. चलो मैं कहता हूँ top मत जाओ. Number 2, number 3, number 4, they're all winners. वहाँ पे there's always a place for you. Whatever industry it is, it doesn't matter कितनी noise है, it doesn't matter कितना competition है, it doesn't matter whether you are the first mover, you've got the advantage or not. You can always build a place for yourself. Focus बिल्कुल चाहिए. There is no doubt about it. You have to be determined. You need to have that focus. You need to show up every day, no matter how difficult the situations are for you. But you got to show up every day. As a founder, कई लोग ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर लूँगा. मतलब मैं एक बंदा हूँ, मैंने कंपनी खोली है, मैं बहुत चीज़ें कर लूँगा. हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ टू रियलाइज़ कि मैं एज अ फाउंडर कुछ सर्टन टास्क से कर सकता हूँ, कुछ सर्टन डोमेन्स में ही ऑपरेट कर सकता हूँ. इवेंचुअली मेरे को टीम की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आई थिंक मोस्ट बिजनेसेस जो मैंने देखे हैं, लाइक स्टार्टअप्स एंड पीपल अराउंड मी, फेल बिकॉज दे डोंट नो व्हेन टू पिवट टू अ टीम और एक्सपैंड देयर टीम. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Absolutely spot on. As a founder, if you're doing everything, how do you think you'll be able to manage scalability of the company? Right? And I say this to all the founders, business owners, if you are becoming hindrance in your growth of your business, that is where you need to pivot. Simple example. Made in India story, Titan की अभी just अभी आई है कुछ टाइम पहले, देखा आपने? हाँ. First episode, जब वो देसाई which is जिम साहब, जब वो मिलने के लिए जाता है जेरी टाटा से एयरपोर्ट पे, वो आके बोलता है कि आई गॉट अ फ्रेंड फ्रॉम आई डोंट नो विच कंट्री, उसको मैंने लिफ्ट दी इंडिया आने के लिए फ्लाइट में, and he agreed to show this device which they have built, which is that cordless phone. तो बोलता सर ये इंडिया में cordless phone की जरूरत क्या है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, इंडिया में कोई लेगा ही नहीं. तो उसने क्या बोला, बहुत सिंपल था कि आपको याद है लास्ट ईयर एक $multi-million की डील थी, विच यू वर ट्राइंग टू रीच मी एंड आई वाज ऑन अ हॉलीडे, मैं आपको मेरा अप्रूवल चाहिए थे, और जैसे ही ये आया, दिस इज वेयर आवर फाउंडर बिकेम हिंड्रेंस बिकॉज ही डिड नॉट डेलीगेट इनफ. नाउ मैं एकदम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर रहा हूँ इसको, बट मैं उस एग्जाम्पल से लिंक कर रहा हूँ. मे बी द डील वॉज सो क्रिटिकल दैट नीडेड फाउंडर्स अप्रूवल. बट हर एक डिसीजन के लिए अगर मुझे फाउंडर चाहिए तो फाउंडर छुट्टी पे कैसे जाएगा, फैमिली से हॉलीडे पे है और हर टाइम कॉल पे है, यू आर नॉट स्केलिंग अप, यू आर बिकमिंग हिंड्रेंस फॉर योर ओन बिजनेस. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे को किन चीज़ों में अपना टाइम लगाना है और किन चीज़ों में टाइम नहीं लगाना है. वंस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दिस, आई विल देन बिल्ड माई बिजनेस टू ग्रो. ओके, राइट. एग्जाम्पल देता हूँ बहुत अच्छा. पायलट है, प्लेन उड़ाता है, ठीक है. अब मुझे बात बताओ, पायलट का काम क्या है प्लेन में?
हु इज द कैप्टन ऑफ द प्लेन? पायलट, पायलट, दोनों में से एक, पायलट, हाँ, करेक्ट? उसका काम क्या है? अंदर टी कॉफी सर्व करना? नहीं, क्या वो फ्यूल भरता है? नहीं। क्या वो सारे सिक्योरिटी चेक्स करता है? तो उसका काम क्या है? जब प्लेन उड़ रहा है तब देखना कि सब कुछ सही है नहीं सही, कॉकपिट में बैठना। नहीं, बैठना नहीं कॉकपिट हाँ। पे। उसका काम ये है कि आई हैव टू मेक श्योर दिस प्लेन टेक्स ऑफ हम्म नाइसली, हम्म it flies properly and it lands हम्म in the desired destination where I have to. In the way, अगर मौसम खराब हो गया तो मुझे कैसे क्या नेविगेट करना है, हम्म ऑन द वे अगर मेरे को टर्बुलेंस दिख रही है तो आई टेक लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो भी मुझे कुछ करना है मैं वो करूंगा. आई लुक एट द वेदर एट द डेस्टिनेशन, इफ इट इज एब्सोल्युटली ओके आई लैंड, इफ नॉट आई विल सी नियर बाय एयरपोर्ट क्या है, आई विल कोऑर्डिनेट विद माय एटीसी एंड डिसाइड. जो पार्ट वो प्लेन तो उड़ा रहा है बट वो साथ में नेविगेट कर रहा है पूरा का पूरा. तो जो काम कैप्टन का वो कैप्टन कर रहा है, जो काम को पायलट का वो को पायलट कर रहा है. अंदर जो उनके सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, गेस्ट, पैसेंजर्स, उनका ध्यान उनकी अलग टीम रख रही है. पायलट कैन नॉट डू एवरीथिंग टुगेदर. वो क्या देखता है प्लेन में बैठ के, उसके पास ना 4, 5, 10 पैरामीटर्स होते हैं जिसको वो खाली चेक करता है एंड ही नोज एवरीथिंग इज ऑल राइट. फॉर एग्जांपल फ्यूल. सबसे पहले फ्यूल कितना है, मेरा डेस्टिनेशन कितना दूर है, मैं वहाँ पहुंच जाऊंगा, लैंड कर जाऊंगा, कितना सफिशिएंट फ्यूल बच जाएगा. इन केस इमरजेंसी आ गई तो सफिशिएंट फ्यूल है कि नहीं है. बिजनेस में सेम थिंग इज कैश. ओके, राइट? मेरे को पता होना चाहिए ना यार कि कैश है कि नहीं है सबको देखने के लिए. ठीक है, तो फ्यूल इज इक्वल टू कैश, सिंपल लेने में. फिर मैं देखूंगा केबिन प्रेशर क्या है, बाहर का प्रेशर क्या है, बाहर वेदर कंडीशंस क्या है, अंदर वेदर कंडीशंस क्या है, एंड आई एम एबल टू मैनेज और नॉट. ठीक है, ऐसे ही मेरे पास 4, 5, 6 अलग अलग 10, 12 पैरामीटर्स होंगे जो मैं खाली उतना मॉनिटर करूंगा एंड आई विल मेक श्योर माय प्लेन लैंड्स एब्सोल्युटली नाइसली एट द डेस्टिनेशन. सेम थिंग वर्क्स विद बिजनेस. एज अ फाउंडर, एज अ बिजनेस ओनर और एनी लीडरशिप पोजीशन, आई कैन नॉट डू एवरीथिंग माई सेल्फ. आपको क्या लग रहा है मुकेश अंबानी अपनी बैलेंस शीट खुद बनाता है बैठ के? राइट, ही इज गॉट people, group CFO बनाता है नहीं, there are people to do those things. Those works have been delegated to different team members there. Same thing applies for all businesses. कि मैं हर एक प्रोसेस, हर एक बिजनेस का चीज खुद रन नहीं कर पाऊंगा, बट एट द सेम टाइम आई नीड टू हैव विजिबिलिटी इनटू माय ऑपरेशंस. इसका मतलब ये नहीं कि मैं आंख बंद कर दूंगा और जो हो रहा है वो हो जाएगा. नहीं, मैं बिजनेस, मेरा जो दिमाग है वो लगना चाहिए, मेरा थॉट लगना चाहिए मैं बिजनेस ग्रो कैसे करूं. एट द सेम टाइम मेरे ऑपरेशंस इतने स्ट्रीमलाइंड हो कि जैसी मैं स्केल अप करूं वो भी स्केल अप कर सकें साथ में. सो आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट. ओके, ठीक है. एंड वंस यू लुक एट बिजनेसेस एंड कॉर्पोरेट्स इन एंड आउट, वेयर डू यू थिंक, अगर किसी बंदे को लेट से आज की डेट में कोई कंपनी का बिजनेस शुरू करना है, व्हाट आर अ फ्यू डोमेन्स दैट पीपल कैन लुक इनटू? नहीं, आई डिडंट गेट दिस क्वेश्चन. सो किसी को, हाँ, बेसिकली अगर किसी ने बिजनेस शुरू करना है अपना, सो व्हाट आर अ फ्यू डोमेन्स जो कि आने वाले टाइम में दे विल बूम, और दे आर बूमिंग राइट नाउ विद द कंपनीज दैट यू आर सीइंग, कि यार यहाँ पे पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है. इंटरनेट बेस्ड बिजनेस. Internet, okay, which is how do you deliver your product or your services to your customers? okay. Cheapest is internet. email के थ्रू चले गया, किसी ने डाउनलोड कर लिया, यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया आपने. दैट इज द मोस्ट स्केलेबल बिजनेस आई वुड से. ठीक है, और ऑनलाइन डिलीवरीज. ऑनलाइन डिलीवरी कैसे होगी? अगेन इंटरनेट. You're online and that's where your system and your systems are available, processes are available already. There's a lot of companies helping you. So any business which can deliver to their client their products and services through an online medium is the most easiest to scale आज की डेट में करने के लिए. अब आप कोई भी बिजनेस कर लो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यही कर सकते हो, बहुत कुछ है, बट दिस इज माय व्यू. क्योंकि सी अल्टीमेटली ना एक बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, खाली प्रोसेस नहीं है. प्रोसेस तो है ही है, बट वहां तक पहुंचने के लिए पहले बिजनेस तो एक बेस तो मुझे बनाना पड़ेगा ना. या मेक सेंस. आई नीड टू फर्स्ट. मैं एक एग्जांपल, एक मॉडल देता हूँ, मैं काफी इसके बारे में बोलता हूँ. लेट्स से मैं जब पुणे में था आज से 20 साल पहले, वहाँ पे एक दुर्गा कॉफी करके है. okay. आज भी एक ही शॉप है, तब भी एक ही शॉप थी. और वो बड़े प्राउडली बाहर लिखता है वी हैव नो ब्रांचेस. और मेरे को तब लगता था कि ना अच्छा उसने लिख दिया है ताकि मैं कहीं और जाता हूँ मुझे पता कि वो नकली है, यही असली वाला है. ठीक है, बट कुछ साल बाद जब मैं आया मैं सोचा यार ये कितना पेसिमिस्टिक माइंडसेट है कि वी हैव नो ब्रांचेस. तब मैंने सोचना शुरू करा उसके बारे में, बिजनेस के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में, कि जब मैं कॉफी शॉप खोलता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? सिर्फ एक शॉप है. आई नीड अ कॉफी मशीन, सम नाइस कॉफी कप्स, अच्छा सा, लेट्स से मैंने इंस्टेंट कॉफी से स्टार्ट किया, कोल्ड कॉफी से मैंने वो करा. मुझे कोई सॉफ्टवेयर नीचे मैंने पेपर पेन में लिख दिया कि इतनी सेल्स हुई, ये 3 लड़के काम करते हैं, ये इनकी सैलरी है, ये हेल्पर आता है, इसकी सैलरी, काम खत्म. नथिंग इज रिक्वायर्ड. बट वंस आई नो माई कॉफी इज सेलिंग, दैट इज वेरी टू थिंक कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो प्रूव हो गया मार्केट में, पीपल आर लाइकिंग माई कॉफी. अब मैं क्या करूं? तो नेक्स्ट इज चलो यार कॉफी की क्वालिटी बढ़ाते हैं. अभी नेस्कैफे छोड़ो, डेविड ऑफ लेके आते हैं.
ठीक है, इससे बनाएंगे। फिर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने 2 कॉफ़ी रखी, एक बेसिक, एक प्रीमियम, उसमें मैं डेविड ऑफ दे रहा हूँ। थोड़ा बिलिंग बढ़ा, फिर आगे वो, अब मेरे को लगा यार ये तो अच्छी चल रही है, अंडा भुर्जी बेचते साथ में। और मैं एग्जाम्पल दुर्गा का ही दे रहा हूँ, उसने ऐसे ही किया है ठीक है एग्जैक्टली। हाँ तो एंड यू कैन गो ऑन गूगल एंड सर्च वेरी फेमस कॉफी शॉप, सारे कॉलेज के लड़के आपको लाइन से मिलेंगे पुणे में दुर्गा कॉफी में। मुझे यार अब अंडा भुर्जी बेचता हूँ, वड़ा पाव बेचता हूँ, साथ में पाव लगाता हूँ, समोसा पाव करता हूँ। अभी करते 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 उसने इतना बड़ा कर दिया। ये सब भी इजीली बिना सिस्टम्स के और बिना प्रोसेस के मैनेजेबल है। प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है उनका, एक आप क्यू में लगते हैं, अब एक लाइन में एक ट्रे आएगी पूरी, उसमें 40 कप होते हैं कॉफी के, एक एक करके खत्म, फिर अगली ट्रे आएगी, तो लोग क्यू से अंदर आते हैं। ऐसा नहीं कोई भी कहीं चले गया, जैसे क्यू, आप जाओ पैसे दो, कॉफी लो, अगले में जाओ, यू वांट एनी स्नैक, गो टू नेक्स्ट काउंटर। ये उनका प्रोसेस है। इसको बड़ा करते हैं, लेट्स मेक 5 स्टोर्स नाउ, ओके 5 आउटलेट्स ऑफ दुर्गा कॉफी। अब मुझे बताओ क्या वो 5 स्टोर्स मैनेज कर लेगा? नहीं सेम प्रोसेस से। नहीं 10 स्टोर मैनेज कर लेगा? नहीं नहीं कर पाएगा। कैसे मैनेज करेगा? उसको सबसे पहले लगाना पड़ेगा एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, कि मेरे यहाँ पे कितनी इन्वेंट्री है, मैं कितना बेच रहा हूँ, अंडा भुर्जी बन रही है तो कितने अंडे डल रहे हैं उसमें, एग वाइट्स कितने हैं, योग के साथ कितने हैं, पाव के, आज तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भैया एक पाव देना, एक पाव और दिया, बिल किया नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इफ आई हैव 10 स्टोर्स, आई नीड टू मैनेज एवरीथिंग, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ फूड। दैट इज वेयर आई थिंक अबाउट बिल्डिंग सॉफ्टवेयर्स, बिल्डिंग सिस्टम्स एंड बिल्डिंग स्केलेबल सिस्टम। कि आज 10 स्टोर हैं, 10 से 15 करने, 15 से 20 करने हैं, बट एज अ बिजनेस ओनर क्या मैं 15 शॉप में रोज जाऊंगा देखने के लिए? नॉट पॉसिबल, राइट? दैट इज वेयर आई स्टार्ट बिल्डिंग। तो ये एग्जांपल मैं क्यों देता हूँ, मेरे को लगता है हर कोई समझ पाता है कि यार एक शॉप कैसे चलती है, राइट? इफ आई गो टू अ डिफरेंट बिजनेस, थोड़ा समझने में मुश्किल है, बट लेमन लैंग्वेज में दिस इज हाउ इट इज। अब कोई भी बिजनेस में एक्सट्रापोलेट कर लो इसको, किसी में भी कर लो, चल जाएगा। आप स्केल जैसी बढ़ेगा, आप नहीं मैनेज कर सकते हो। आपको दिखेगा वो फाउंडर के बाल उड़े हुए हैं, कोई गंजा हो गया है, भाग रहा है इधर से उधर, वो नहीं होने वाला। यू नीड अ मैनेजर हु कैन मैनेज 5 स्टोर्स फॉर यू। तो ऐसे एक स्ट्रक्चर बना के चलता है। दिस इज हाउ यू ग्रो, यू स्केल। ओके एंड मेरी जो मैं बताऊं, व्हेन आई रेड द बुक देयर इज वन लेसन जो मेरे को जिस बारे में बात करनी थी। आई हैव नॉट स्पोकन टू यू, हमने ऑफ कैमरा भी कितनी बात करी है, बट मैंने वो मेंशन नहीं करा। देयर इज वन लेसन वेयर यू हैव टॉक्ड अबाउट दैट यू हैड वर्कड एट मैकडॉनल्ड्स, यू हैड अप्लाइड फॉर मैकडॉनल्ड्स, देन वो नहीं हुआ, देन यू चेंज्ड योर स्टोरी एंड यू केम बैक एंड यू वर्कड देयर फॉर आई थिंक 15 days. सो व्हाई वाज दैट? व्हाट वाज थिंकिंग बिहाइंड दैट? वो क्यों करना? वो क्यों करा यार? ऑनेस्टली आई ग्रोइंग अप मनी वॉज वेरी टाइट, ठीक है? तो जो क्लास 12th हो गया एंड दैट देयर वाज अ 3 month ब्रेक बिफोर आई हैड टू जॉइन दिल्ली यूनिवर्सिटी। कॉलेज जाना था मेरे को, तो ना कुछ तो करना था। अब समझ में नहीं आया मैं काम क्या करूं, हाउ डू आई मेक सम मनी, राइट? एंड आई हैड टोल्ड माय डैड कि अब के बाद पढ़ाई के पैसे अपने मैं खुद कमाऊंगा, एंड दैट वाज अ डील बिटवीन मी एंड माय डैड कि मैं अपने पैसे खुद दूंगा करके। एंड आई पेड फॉर एंटायर एजुकेशन ऑफ माइन ऑन माई ओन, कुछ लोन लेके, कुछ पहले पैसे कमा के। तो अब वो पैसे कमाने थे, थोड़े खर्चे बढ़ गए थे क्योंकि गर्लफ्रेंड थी, तो नहीं सीरियसली, मतलब अब डेट पे जाना है तो पैसे थे ही नहीं, डेफिनेटली पॉकेट मनी मिलती नहीं थी, ठीक है? क्लास 12 तक डेट मतलब कैंटीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12th के बाद मीन सीसीडी जाना है, निर्मला जाना है, मॉल्स तब नहीं थे इतने यार, तब अंसल प्लाजा था सिर्फ, बस रजौरी गार्डन में भी मॉल बन रहा था उस टाइम पे, तो खाली अंसल प्लाजा हमारे लिए मॉल था। बट अगर अंसल प्लाजा जाना है, मैकडॉनल्ड्स जाना है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो मेरे को लगा काम तो करना है, और 3 महीने बाद ड्यू भी जाना है, तो वहाँ तो पैसे भी चाहिए। काम कहीं मिल नहीं रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा यार मैकडॉनल्ड्स में जॉब करते हैं, वहाँ तो आराम से मिल जाएगी। मैं मैकडॉनल्ड्स गया, और तब मेरा प्लान ये था कि मैं बीकॉम ऑनर्स करूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से और चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूँगा, ठीक है? तो मैं मैकडॉनल्ड्स गया, एंड दिस वाज जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर दिल्ली। उस मैकडॉनल्ड्स में गया, मैनेजर ने पूछा इंटरव्यू में कि अब क्या करोगे? मैंने सब कुछ एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड बताया कि मैं ये मेरा प्लान है। उसने कहा ठीक है, विल लेट यू नो। और उसकी शक्ल से मेरे को लगा कि मेरे को हायर नहीं करने वाला है। मैं आया एंड आई स्पोक टू माई टीचर जो मुझे अकाउंट्स पढ़ाते थे। मैंने कहा, उनका नाम था कपिल, मैं कपिल भैया, तो मेरे को लगता है जॉब मिलने वाली नहीं है। कह रहा क्या बोल के आया, क्या था इंटरव्यू? तो मैंने बताया, तो वो उनकी हंसी ना रुके। तो मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया? कह रहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी तू करेगा, बीकॉम ऑनर्स तू करेगा, और तू मैकडॉनल्ड्स में काम भी करेगा, तुझे पता है ड्यू में कितने घंटे पड़ेगा और घर आके कितना पढ़ना पड़ेगा? तो मैंने कहा बट मैं तो यही करने वाला हूँ ना। कह रहे एब्सोल्युटली, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले को क्या सुनना है, तुझे वो सुनाना है उसको, तो तेरे को जॉब मिलेगा। अब उनकी बात मेरे को समझ में आ गई कि मेरी गलती क्या थी। कुछ दिनों बाद आई वेंट टू डिफरेंट मैकडॉनल्ड्स, दिस टाइम वेरी क्लोज टू दैट वन ओनली, 4-5 किलोमीटर्स के रेडियस में विशाल सिनेमा होता था, पता नहीं अब आजकल भी है कि नहीं है, रजौरी गार्डन में, उसके नीचे मैकडॉनल्ड्स है। आई वेंट देयर, वहाँ के मैनेजर से मिला,
और मैंने बोला कि सर आई कम फ्रॉम वेरी डिफिकल्ट फैमिली, आई नीड टू सपोर्ट माई पेरेंट्स फाइनेंशियली, एंड मैं ना स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीकॉम पास करूँगा एंड आई विल वर्क एट मैकडोनल्ड्स एंड आई विल सी और क्या पेटी जॉब्स मिल सकते, बट आई नीड टू मेक सम मनी। मिल गया जॉब ऑन द स्पॉट। एक मेरे ख्याल से अगले दिन उसने बोल दिया कम एंड जॉइन। आई वेंट देयर, 10-12 दिन मैंने काम किया उधर, बर्गर्स बनाए, सब कुछ किया, बैक ऑफिस में काम किया उधर हाँ, कुछ करके। और जब मैं वो कर रहा था तो एक अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास कि आई कैन टीच क्लास 10 स्टूडेंट्स। मेरे जहाँ मैं पढ़ता था वही सेम भैया जिन्होंने मुझे बोला इंटरव्यू का, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही कि आई कैन टीच स्टूडेंट्स देयर। और उन्होंने मुझे बोला कि अभी 3 बच्चे हैं मेरे पास एंड एवरीबडी विल पे 750 रुपीज़, तेरे 2050 रुपये बन जाएंगे, 21-22 जो भी मेरे बनेंगे पर मंथ, तेरे इतना अमाउंट बनेगा। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है यार, सिर्फ 1 घंटे काम करना है, यहाँ मैं रोज 4 घंटे काम कर रहा हूँ, पैसे उतने ही मिल रहे हैं, हाँ, एक मील नहीं मिल रही मुझे, क्योंकि यूज्ड टू गेट इकोनॉमी मील। अच्छा, वहाँ पे वो तो एकदम हाईलाइट था कि यार आज बर्गर मिलेंगे, हाँ, फ्राइज मिलेगा और कोक कोक मिलेगी, रोज मिलेगा, और तब कुछ फर्क नहीं पड़ता था यार उस एज में। सो या दैट्स हाउ मैकडॉनल्ड्स हैपेंड एंड दैट्स व्हाट एंडेड। crazy. What did you learn at McDonald's if you have one learning from it? There are a lot of learnings there if I look back, but one key takeaway is you need to understand what your audience wants to listen, and you need to change the way you present things or you know put things across. I think that was the key learning, and I think उससे भी बड़ी learning है एक, which I don't generally say, is that you know no work is small, no work is big, because I mentioned it to my mom कि मैं मैकडॉनल्ड्स में काम करता हूँ, तो हाय मेरा बच्चा मैकडॉनल्ड्स में काम करेगा, उनको ऐसा लगा। तो आई डिडंट टेल हर, व्हिच इज व्हाई आई डिडंट टेल माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स कि यार लोग मुझे जज करेंगे, बट आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग इज जस्ट डोंट केयर अबाउट पीपल। देयर इज लॉट टू लर्न देयर, बिकॉज मेरे को वहाँ जाके चला पता कि बिलिंग करने का एक सॉफ्टवेयर होता है, बर्गर बनाने का जो प्रोसेस मैकडॉनल्ड्स का है, एंड अब तो मूवीज हैं उसके ऊपर यू कैन सी इट, बट एट दैट एग्जैक्टली फाउंडर, मैंने जब वो देखा लाइव कि यार आलू टिक्की बर्गर कैसे बनता है, एंड मैकडॉनल्ड्स टेक्स केयर ऑफ वेज एंड नॉन वेज सेग्रीगेशन वेरी वेरी सीरियसली। बहुत बेसिक सी चीज़ है, किसी को क्या पता बाहर अंदर क्या हो रहा है, बट दे टेक, सो दोज काइंड ऑफ लर्निंग्स वर आई थिंक वेरी की एट दैट अर्ली एज। ठीक है, सो सुमित, मैंने एक और चीज जो बुक में मेरे को पसंद आई थी, दैट वाज योर फ्रेमवर्क दैट यू हैव डिजाइन, व्हिच इज डक टू सेंचुरी, एंड दैट इज आल्सो द नेम ऑफ द बुक। ये हाउ डिड यू कम अक्रॉस इट, व्हाई डिड यू मेक इट, एंड व्हाई इज दैट द नेम ऑफ द बुक? 3 क्वेश्चन है इसमें। ओके, बुक का नाम इसलिए है, बहुत सिंपल आंसर है, क्रिकेट डक। थोड़ा सा माइक पास कर लो बस अपना, हाँ बस बस बस, ठीक है, हाँ। ओके, सो बुक का नाम डक टू सेंचुरी इसलिए है क्योंकि इट लिंक्स बैक टू क्रिकेट। मेरी बुक है तो क्रिकेट से लिंक तो मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। डक इज व्हाट, अ जीरो इन क्रिकेट, सेंचुरी इज व्हेन यू एक्चुअली हैव मेड इट, स्कोर्ड 100, and that is century, right? And this is also a framework, which is basically a framework about how do you rise back from a failure or a setback, right? So duck is the knockdown phase where life knocks you down, and century is a phase where you actually make a comeback in life, right? So each and every acronym alphabet over here means something, so I'll just talk about it briefly. D is disruption, सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन फाइन डे कुछ डिसरप्ट हो गया एंड यू लाइक शिट यार गड़बड़ हो गई, अब मैं क्या करूं? लेट्स से आई एम प्रिपेयरिंग फॉर MBA में कैट के एग्जाम दे रहा हूं और कैट क्लियर नहीं हुआ, आई थॉट कि यार कैट तो मैं कर ही दूंगा, राइट, वो नहीं हुआ। या बढ़िया जॉब चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस पहुंचा, चला पता कि यू आर फायर्ड, AI आ गया एंड यू आर फायर्ड, राइट, डिसरप्शन। देन कम्स यू विच इज़ अनसर्टेनिटी, कि अब क्या होगा, दैट सेल्फ डाउट कि मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट यू कोलैप्स। कि कोलैप्स मतलब डजंट मीन कोलैप्स, इट मीन्स कि फॉर दैट मोमेंट आई एम थिंकिंग कि बॉस शायद मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, एंड दैट कुड बी फॉर फ्यू मिनट्स, few seconds, or for few hours or few years, depending on how long your cycle is to bounce back. And K is where you make your key decision that no matter what, I will make a comeback. मैं इससे वापस आऊँगा ही आऊँगा. This is your duck phase. Then you move on to your century phase. Century is basically the comeback phase. So C is clarity, right? I ask better questions. कि okay, ये हो चुका है. I want to make a comeback. What can I do next? Right? जैसे मैं decide करता हूँ कि I'll take one baby step towards coming back. That is my seek. I get some clarity. E is उसे करने के लिए मैं क्या effort लगा रहा हूँ. So I have to put in some effort to achieve it. Right? N is the moment I do all of these, N is my narrative shift. कि मेरा mind अब मुझे बोल रहा है, yes, I can do it. Failure
is past tense. I can make a comeback, right? T is you have to give time because results immediately नहीं आने वाले. You have to give time, right? U is upskilling. Achieve करने के लिए I need to change a few things in myself, right? So I need to upskill to come back. R is resilience कि मुझे again and again and again करना ही पड़ेगा. And Y becomes your new identity that okay, if life will knock you down again, I will make a comeback. No matter what, I'll make a comeback. So this is the entire framework. मैंने फ्रेमवर्क बनाने के बाद बुक नहीं लिखी थी, बुक लिखते लिखते ही फ्रेमवर्क बन गया. Amazing. And you just named it. Just named it, got a trademark Crazy. done, got copyright done. Oh, this is a trademarked. Yeah, this is a trademark Amazing. framework now. Amazing. Absolutely. And I'm doing talks on that, on this Crazy. in corporates. Very, very crazy. If you have to give me one skill that makes the person 10x their salary, for example, मैं एक X amount कमा रहा हूँ, मेरे को 10x कमाना है. What is that one skill that I should have? हाँ, 10x सैलरी. ओके, स्टोरी से बताऊं या सीधा आंसर बताऊं? स्टोरी से ठीक है. चलेगा. स्कूल में थे, टीचर बोलती थी मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, और हम बोलते थे क्या पता उसको यार, 40 बच्चे बैठे बेवकूफ़ बना रही है. फिर एक टाइम आता है हम टीचर बन जाते हैं किसी भी कैपेसिटी में. वी आर स्टैंडिंग एंड वी एग्जैक्टली नो व्हाट इज हैपनिंग. तो जब हम वहाँ बैठे हुए थे हमें लग रहा था ये बेवकूफ़ बना रही है, और जब यहाँ बैठे हमें पता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है. लेट्स गो टू कॉर्पोरेट्स और एनी ऑर्गेनाइजेशन. हम जब लोएस्ट लेवल पे होते हैं हमें लगता है यार हमारा मैनेजर क्या कर रहा है यार, सारा काम तो हम कर रहे हैं, सैलरी उसको ज़्यादा मिल रही है, राइट? तो बट जब हम मैनेजर बनते हैं हमको तब समझ में आता है कि बॉस हमें वो सैलरी ज़्यादा क्यों मिल रही है, क्योंकि मेरे को इन 10 लोगों को मैनेज करना है, इन सबके डिलीवरेबल्स मैनेज करने, प्लस आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू वर्क विद पीपल एंड एवरीथिंग, राइट? और बड़े ब्रीफली समझा रहा हूँ मैं ये ना. उस मैनेजर को लगता है यार वो मेरा CEO जो बैठा हुआ है वो इतने पैसे कमा रहा है और सारा काम तो हम कर रहे हैं. तो ये जर्नी है लाइफ की. सो द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू नीड टू सक्सीड और बिकम रीच दैट लेवल इज जजमेंट. Judgment to make decisions, judgment to make calls when things are against you, when everything is ambiguous. People, those who decided कि यार AI आने वाला है या टेक में ये आने वाला है, and yet I will make these changes, या बिजनेस में मैं ये राइड करूंगा, are the ones who becomes leaders. So ultimately at that level you need judgment. That is the highest level of remuneration in any organization, not people management, but to be able to make decisions when things are against you, when you don't know what is going to happen. And that is judgment. Okay. And if you had to go to the industry right now, if you have to start your own business, you have no contacts, no money, no recognition, nothing right now. You are Sumit from, let's say, 21 years old. What would you do? Exactly the same thing that I did in my life. I have nothing. ठीक है? No experience, no skills. Probably I'll go to McDonald's again and make burger again. Or maybe find any odd petty job that gives me some amount of money so that I have some oxygen. And then I build upon that. I have thought about it in the past when I was doing this business few years back. COVID time पे मेरे को thought आया कि यार अगर business ना चला तो options क्या लाइफ में, और business भी नहीं, मेरे को लगा कि यार कुछ ना चला, जॉब भी नहीं है, business भी नहीं है, how do I bounce back now? How will I bounce back? What is going to be my maximum loss? तो मैंने एक पेपर पेन लिया और लिखना शुरू करा कि मेरे पास स्किल्स क्या है जो मैंने डेवलप करी है, बेसिक स्किल्स. मैं एक्सेल ट्रेनिंग दे दूंगा जाके. आई एम गुड इन एक्सेल, एंड जो मेरे गैप्स हैं सीख लूंगा. यूट्यूब इज द बिगेस्ट टीचर. आई विल टीच एक्सेल इन कॉर्पोरेट्स. ओके, नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ? PPTs बना दूंगा, बेसिक काम मैं वो कर दूंगा. आई कैन टीच टीम बिल्डिंग, लीडरशिप एंड ऑल ऑफ दोज ऑल्सो, बट वो हाई एंड स्किल्स है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ मैं सर्वाइव कैसे करूंगा, बेसिक ये सब आता है मुझे. और ऐसे बड़ी सारी, मैकडॉनल्ड्स में चले जाऊंगा, कहीं बर्गर बना लूंगा, कहीं वेटर बन जाऊंगा, ड्राइवर बन जाऊंगा, बस कुछ भी, भूखा नहीं मरूंगा. So that's the thinking that I had कि कुछ नहीं हुआ अगर लाइफ में, I will build from there again if I had to. Crazy. What is one mistake that founders make, a biggest mistake that founders make when they start making money? कि पैसा आना शुरू हो गया है, अब मैं फाउंडर हूँ और मैं गलती करने वाला हूँ. कौन सी गलती हो सकती है? लाइफस्टाइल. महंगी घड़ी, महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, पार्टीज एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी करना चाहिए. मैं, बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब मत करो, फालतू खर्चा है. मैं उन लोगों के भी अगेंस्ट हूँ. आई से बॉस, व्हाई नॉट? यू लिव ओनली वंस. सब करना है, करके रिग्रेट करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई बिजनेस. इफ आई हैव स्टार्टेड मेकिंग मनी, आई नीड टू फर्स्ट सी कि मेरा बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, मैं उतना पैसा लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ. क्योंकि ना एक आई नीड टू सी मैं कितना प्रॉफिट बना रहा हूँ, राइट? और उसमें से कितना पैसा मैं बिजनेस में री इन्वेस्ट करूँ, और कितना मुझे मिनिमम चाहिए एक लाइफस्टाइल सस्टेन करने के लिए. वंस आई एम पास दैट फेज, जो मर्जी करो यार. कमिलियस में घर लोग किसने मना किया है? ले ही रहे हो ना.
So we talked about lifestyle. इससे एक और question that arises to me is कि how does a business look like when it's 6 months away from shutting down? Because I'm sure you have that insight कि boss इसके पास 6 महीने हैं बंद होने के लिए. Cash is one thing, but what are few other things that founders can look at जहाँ से पता लगे कि यार ये business जाने वाला है 6 महीने में? आई थिंक फाउंडर्स को गट फीलिंग आ जाती है कि बिजनेस बंद होने वाला है. टीम को बाद में आती है. फाउंडर्स को पता होता है क्योंकि रेवेन्यूज ड्राई अप हो रहे हैं, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, कैश की बात सब करते हैं. कैश तो है ही है इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट. बट उनको ना वो गट फीलिंग आने लग जाती है. बट फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम द लार्जर पर्सपेक्टिव यू विल सी पीपल आर नॉट फीलिंग कनेक्टेड विद द कंपनी. क्योंकि फाउंडर का जब शोल्डर्स डाउन होते हैं ना तो टीम के भी डाउन होते हैं. तो फाउंडर को तो आइडिया हो जाता है दैट बिजनेस इज गोइंग डाउन एंड दे नो द नंबर्स. I think. Okay. Why do you think एक बंदा सेम स्किल सेट के साथ सेम इंडस्ट्री में 50,000 कमाता है बट दूसरा बंदा वहीं 5 लाख कमाता है? What is that difference between them? Same level also. Same level also. Let's say 2 एजेंसीज हैं, एक एजेंसी 50,000 कमा सकती है, एक एजेंसी 5 लाख कमा सकती है. There is some gap in them, हाँ, right? What okay. would that be? I think it is the experience, and for me experience is not number of years, it is the number of problems that you solve. Clarity in your thought and understanding how you will solve a particular problem is a differentiator here. Amazing. Why would you write a book that has your failures and not your successes? What is that thought? क्योंकि लोगों का ये रहता है ना कि मेरे को अपनी अगर एज अ लेट्स से कि देयर इज सम इंटेंट बिहाइंड कि मेरे को एक एज एन ऑथर एस्टैब्लिश होना है या फिर एज अ बिजनेस पर्सन एस्टैब्लिश होना है इन द इंडस्ट्री. सो आई वुड राइट अबाउट माई सक्सेसेस कि यार मैंने ये करा. आई कैन टर्न दिस मैकडॉनल्ड्स स्टोरी इनटू अ सक्सेस कि यार मैं मैकडॉनल्ड्स में था, अब मैंने EY करा, अब मैं ऐसी कंपनी चलाता हूँ जो कि इतना रेवेन्यू करती है. राइट, दिस इज द सक्सेस पाथ. व्हाई वुड यू write it as a failure and then explain something out of it and then move on to the next one? Why would you do that? Tell me, Siddhant, you're doing this podcast, right? And you just started. मतलब ठीक है, काफी टाइम से कर रहे हो, but Like in the initial phase of your journey right now, अभी तुम बात कर रहे हैं तो you are completely focused in this conversation. But when you finish, when you go back home, when you're alone, when you're talking to yourself, किस तरीके के self doubts उस टाइम पे होते हैं? The kind of conversation you have with yourself is more about failures than about success. True. And that is true with across board. ठीक है. When I was writing this book, I didn't think I'm going to write it about failures, to be very, very honest. I was just writing it. And I was just documenting all of these things. I had no clue कि मैं इससे क्या बनाने वाला हूँ आगे चल के. And I was just writing it. And I realized, लिखते कि यार, if I pick up any book, it talks about the journey and the success story eventually. But nobody is talking about how you're feeling when you're lonely. How you're feeling when the odds are against you, when things falls apart. Right? What were you feeling at that time? And I thought, why not convert this into that? Because मुझे कुछ create तो नहीं करना है. I've gone through that. Yes, there have been successes and many failures. Right? More failures, less of success. और ये सबकी स्टोरी में है. राहुल द्रविड़ ने भी कुछ टाइम पहले बोला था कि मैंने इंडिया के लिए 400 बार, मेरे को नंबर याद नहीं है, बट ही सेड मैंने इंडिया के लिए कुछ 400 बार बैटिंग करी है, बट मैंने सेड 50 बार 50 बनाए हैं या 50 बार 100 बनाए हैं, वट एवर द नंबर इज. लुक एट सचिन तेंदुलकर, 100 सेंचुरीज है ना, बट मैचेस कितने खेले हैं? 450 500 वनडे ही खेला है. 200 टेस्ट मैच खेला है. तो T20s में लाके तो 600-700 इनिंग, 700-750 इनिंग्स होंगी. सिर्फ खाली 100 ही 100 है उसके. तो 600 इनिंग में कम स्कोर है उसका. तो यू फेल मोर, सक्सीड लेस इन लाइफ, एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग आउट your failure stories so that people learn. And my main objective is when somebody picks up the book and reads, they should get a message here, I am not alone. There are people, those who go through it. And everybody goes through it. कुछ दिनों पहले विराट कोहली का एक इंटरव्यू था when he was playing for RCB, अभी टाइटल जीतने से पहले. उनका पॉडकास्ट था RCB का. उसमें बोला कि when I go to cricket nets even today and when I'm batting and I see youngsters looking at my batting, मेरे को लगता है कि यार मैं अच्छे से बैटिंग करूं, क्योंकि उनको क्या लग रहा होगा यार ये विराट कोहली के बैट पे बॉल लग नहीं रही है, एज मार रहा है. मतलब he didn't say in as many words, but that's exactly what I meant, which is what imposter syndrome. उसको भी हो रहा है यार. किंग कोहली मतलब आज की डेट में भी ना, उसने टेस्ट मैच छोड़ दिया. मेरे को आज ही बहुत मतलब
उसके लिए मुझे रिग्रेट है यार कि 10,000 रन तो बना लेता, हाँ, इतना बड़ा प्लेयर, मतलब हाँ, आराम से बनाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अगर उसको भी ऐसा लग रहा है हाँ, उस एज में जाके, हाँ, इस करियर के स्टेज पे आके, हम्म, आई एम श्योर एवरीबडी गोज थ्रू इट, आई हैव गॉन थ्रू इट, हम्म, आई एम श्योर यू हैव गॉन थ्रू इट, everybody goes through it. So I thought it is very important to talk about that, write about it, and then also important to understand that you can always make a comeback. You just need to show up. That is the first and foremost principle. Okay. I think you spoke already about it, but I'll still put my question जो कि मेरे दिमाग में आ रहा है, that once you are back into your room in your office, when you're having that conversation with you, and you feel like कि यार आज का दिन तो बहुत ही हैवी था, कल भी हैवी था, परसों भी हैवी था, 5-6 दिन मेरे ऐसे ही गए हैं. How do you bounce back from that? How do you come back and show up the next day? You quit only when quitting is an option. Don't give yourself that option कि I can quit. You can rest, you can relax, you can take a break, no problem. But you should not quit. That is exactly what I believe. ऐसा नहीं है कि मुझे आज इस स्टेज पे भी करियर के ये फील नहीं होता कि यार चल यार कुछ और करते हैं, बहुत हो गया. बट आई स्टिल से कि नहीं यार, अभी करेंगे, अभी ये करेंगे, अभी ये करेंगे. सो आई थिंक द थॉट प्रोसेस of not allowing yourself to quit is what brings you back in the game again, is what I believe. Amazing. And that's a self talk I do to myself कि यार quit नहीं करना है. क्योंकि बुक में बहुत सारी स्टोरीज क्विटिंग की भी हैं, फेलियर से मेरे को. ठीक है, क्रिकेट वाला एक लेसन, you would have read it. I wanted to play for the country and I was not exceptional in cricket उस टाइम पे दिल्ली में, क्योंकि शिखर था, विराट वाज किड, बट बचपन से ही अलग लेवल था वो. गौतम गंभीर उन दोनों खेल रहा था, एंड अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स. तो मैं 3 वो बता रहा हूँ जो इंडिया खेले हैं. बहुत प्लेयर्स थे उस टाइम पे जो अच्छा खेल रहे थे. सो आई वाज नॉट एक्सेप्शनल, बट आई वाज लाइक, इट वाज माय ड्रीम टू प्ले फॉर द कंट्री और एटलीस्ट अ डिसेंट लेवल. बट आई लेफ्ट क्रिकेट ओनली बिकॉज आई थॉट आई एम नॉट गुड इनफ. But do you think that thought only stopped you and you could have done it? Yeah, exactly. Now that you think about Absolutely. Absolutely. I've realized it. Hard work, see, luck तो है, मैं मना नहीं करूँगा, but I think I was not willing to put in that hard work that was needed to get to next level उस time पे, because that one tournament didn't turn up the way I wanted to turn up, because उस leading up to tournament I was in supreme form उस time पे. मतलब स्कूल के अंदर ये टॉक्स हो रही थी कि यार इस टूर्नामेंट में ये फोड़ने वाला है. फर्स्ट मैच मेरे कोच ने मुझे बोला, सुमित 70 रन बना ले, ये ट्रॉफी देख, क्या खूबसूरत ट्रॉफी बनाई है मैन ऑफ द मैच की. वो मेरे माइंड में क्या आ गया, वो ट्रॉफी आ गई. आई फॉरगॉट द प्रोसेस ऑफ बैटिंग, और सीधा आउटकम में दिमाग चलेगा कि यार 70 रन बनाने हैं, वो ट्रॉफी चाहिए. ये मैं आज बता रहा हूँ इन हाइंडसेट. उस टाइम पे मुझे बात नहीं समझ में आ रही थी. एंड आई लेफ्ट क्रिकेट आफ्टर प्लेइंग दोस 5 मैचेस. आई स्कोर 21 रन्स इन द टूर्नामेंट. हॉरिबल टूर्नामेंट फॉर मी. आई वाज द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम. हॉरिबल टूर्नामेंट मेरा वो हुआ. And I left cricket. I did not play a professional match after that in my life. This was 2001, 21st of June. I clearly remember the date. It was in Vasant Kunj DPS. मैं बस में वापस आ रहा था. वो छबील लगती है ना, वो छोले मिलते हैं और वो पानी मिलता है, रूह अफ़ज़ा वाला. मैं वो पीते पीते मैंने फैसला कर लिया था कि यार बस अब क्रिकेट नहीं खेलूंगा. So I look back to that event even today and think कि सुमित, you left cricket only because you decided and you told yourself that you are not good enough, which means you have to show up, and if you're not good enough, bloody become good enough in life. And today this is exactly what I think. Whenever I think यार कल नहीं जाना या रेस्ट कर लेते हैं, तो I tell myself कि रेस्ट करना है, ब्रेक लेनी है, क्विट करना है. क्विटिंग अलाउड नहीं है. क्विटिंग अलाउड नहीं. मैं ऐसे अपने आप को, this is how I push myself, and I teach my daughter also the same thing. गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे, गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे. उसको मैंने सिखाया था, वो 2 साल की थी. उसकी कोई इंस्टाग्राम में वीडियो भी होगी एक कि उसको अभी से हमेशा ये बात बोलता हूँ कि ना, कोशिश करने वाले की हार हो सकती है. हमें ये सिखाया गया ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती. मेरे ऑफिस है ना, बड़े बड़े वो लगा रखे मैंने, कोशिश करने वाले की हार हो सकती है, हिम्मत करने वाले की नहीं. सो आपको, अगर आपने बोला कि मैं कोशिश करूंगा, यू आर अलाउइंग योरसेल्फ टू फेल. बट द मोमेंट यू से यार कर देंगे, we'll figure out, कर देंगे, chances are you will succeed. मेरे इस पे 2 ट्रेंस ऑफ थॉट है जो मैं अभी वही लिख रहा था. वन इज कि एक तो प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट इज व्हाट यू एक्सप्लेन्ड, कि
अपने आउटकम से इतना मत जुड़ जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल यू वर सो अटैच्ड टू दैट ट्रॉफी कि अगर वो Correct. नहीं मिली तो आई विल जस्ट क्विट एंड आई विल Correct. जस्ट लीव ऑल ऑफ दैट. सेकंड इज कि रियलाइजिंग दैट आई एम नॉट गुड इनफ for that skill or for that sport that is needed, right? So do you think that is a thing where you realize that you are not good enough, or कि तुम करते रहोगे और वो एक दिन क्रैक हो जाएगा? आप करते रहो, एक दिन क्रैक हो जाएगा, हम्म हो ही जाएगा. हम्म और अगर वो क्रैक नहीं हो रहा, एटलीस्ट गिव योर 200%. हम्म मैंने तो वो ही नहीं दिया ना. हम्म इतने साल तक खेला, घंटों खेला. मेरा रूटीन अगर आप देखते स्कूल टाइम में वाज क्रेजी. एंड एनीबडी हु यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यू विल सी रूटीन क्रेजी ही होता है. यू विल वेक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग. ठीक है. और आपका अकेले का नहीं, आपकी मम्मी आपके लिए सुबह उठ रही है, आपके लिए वो आलू के परांठे बना रही हैं. उस टाइम पे आप वो खा रहे हो, फिर आप 5 साढ़े 5 बजे घर से निकल रहे हो, 6 बजे ग्राउंड जा रहे हो, जाके आप 1 घंटा भाग रहे हो. ठीक है. वो करने के बाद एक्सरसाइजेस, फिर यू बैट फॉर वट एवर नंबर ऑफ आवर्स, यू डू रनिंग, फील्डिंग, ऑल द ड्रिल्स दैट इज रिक्वायर्ड. फिर आप वहीं स्कूल से क्लास में जा रहे हो. ठीक है. स्कूल में ही नहा रहे हो. अभी के तरह का चेंज रूम नहीं मिलते थे उनको. ठीक है. फिर आप क्लास में जा रहे हो, क्लास खत्म किया आपने, आप घर पहुंचो इमीडिएटली, घर पहुंचते लंच किया, क्लब एकेडमी 3 बजे, 3 to 7 वहाँ पे खेल रहे हो, 7-7:30 वहाँ से निकलोगे, घर पहुंचोगे, फ्रेशन अप, ईट समथिंग, देन स्टडीज रात को 10-11-12 बजे तक आप कर रहे हो. नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर दोबारा सेम चीज कर रहे हो. कितने साल तक मैंने वो रूटीन किया, बट जस्ट बिकॉज वन डे आई थॉट कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैंने कंटिन्यू करना छोड़ दिया. और मतलब मैं अकेला नहीं हूँ जिसने 21 में बनाया उस टूर्नामेंट में, बहुत लोग हैं. बट सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यू शो अप, यू पुट इन योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट इन द एंड. इट विल वर्क आउट, समथिंग और द अदर विल वर्क आउट. अगर वो वर्कआउट नहीं करेगा तो. Who is this book for? If I am to name a target audience for this book, what would the target audience be? Who is this book for? I think यार ये बुक ना जब लिखी थी, it was thinking in mind for young adults. Somebody who's in his 18, 19, 20s would want to pick up the book and go through it. But then I realized now that it has come out, now that I've spoken to a lot of people, people have read about it, I've realized it is good for people in 40s also, in 50s also, in late 30s also, because सेल्फ टॉक तो कभी खत्म ही नहीं होता. फेलियर्स कभी खत्म ही नहीं होते हैं लाइफ के अंदर. सेल्फ डाउट कभी खत्म ही नहीं होता है. एंड उन सब जगहों में आई बिलीव दिस बुक विल हेल्प. सो यार, थिंकिंग was to write it for young adults, but eventually it is for I think larger audience as well. Okay. And what is one most personal lesson that you have written in the book that you might have questioned कि यार ये लिखूं ना लिखूं, how would that look? What would that be? I think you would have guessed it because you've read it now. That is only mental health period that I had, 5.5 years ka. I didn't write it, then I wrote it, then I took it off, then again I wrote it, then again I took it off. मैंने शायद 4 या 5 बार मैंने ऐसा किया होगा. एंड उस चैप्टर की एंडिंग मैंने बहुत बार चेंज किया है, बिकॉज व्हेन आई वाज राइटिंग दिस बुक आई वाज गोइंग थ्रू इट, आई वाज इन द मिडल ऑफ इट. So that is where I was not very comfortable sharing with the world. But then I realized कि people don't talk about it, even though now people are aware of it, but yet they don't talk about it. And it's not only me. In my position, I have had team members, I have had friends, those who have gone through it. And because I have gone through it or I was going through it, I supported them. But at the same time, I realized unke direct managers were not supporting them. They were not able to understand. So I thought, ये भी एक important chapter होना चाहिए. Although this chapter is not complete, and my next book probably would be on that. And I will write an entire book on mental health as to, you know, what you go through in those moments, or how do you get better, how do you come out of it, who helps and who helped me. I will write about it, but I think this was the most difficult chapter for me. मैंने लिखा, मैंने निकाला, because people knew I was not well when I was going through it. They didn't know what exactly happened to me, right? But now when they read, they will know. It was not easy, this one. To a person who's watching this, what would your advice, नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि advice में ऐसा हो जाता है कि what would your, if you want to give your life a lesson, like an learning from your life, what would that be for the person who's watching this right now? मेरी लाइफ से learning, never think
कैमरे में देख के बोलूं? कहीं भी देख के बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को बोलना है ना, I'm not joking. So yeah, so what I'm trying to say is, you can always bounce back from wherever you are in life, Hmm. in whichever situation you are. You just need to believe in yourself and never limit your thought process. Never limit your thought. आपको पता ही नहीं है आप क्या कर सकते हो. Hmm. You have no idea of what you can achieve in life, and I've gone through it. Because जब मैं छोटा था, I used to think कि यार हमारे पास इतना है तो शायद मैं इतना ही कर पाऊंगा मैक्स. जब मैं अपने करियर में आया, वट एवर माई सैलरी वॉज, आई वॉज लुकिंग एट माई लाइफ फ्रॉम दैट लेंस कि यार इतना है पर एनम इतना ग्रोथ होगा, ग्रो करूंगा, ये करूंगा, वहां पहुंचूंगा, बट मैं इतना ही कर पाऊंगा. बट आई हैव रियलाइज इन लाइफ कि देर इज नो limit to your upside. There is no limit. It is what you believe, what you want to do, and how you want to, the amount of hard work you want to put into your job, your area will determine आपको कहाँ जाना है. Luck important है, but law of attraction भी बहुत important है. Subconscious mind भी उतना important है. So you need to train your subconscious mind for growth, for success, and also attract good frequency, good vibrations to be able to grow. So don't limit yourself. The moment you limit yourself, you're limiting the vibrations also. Just before going, if you can give me two things, how do you train your mind to be at best? How do you train your mind to be at best? Do a nice, healthy self-talk always. You can have doubts, no problem at all. But they, okay, no problem, ये doubts हैं, but I will do it better. I will do it better. ये मैं करूँगा, ये मैं. So do a nice, positive self-talk with yourself always. And then there are affirmations. I follow affirmations. I write about those things, what I want to do. And I don't say कि मेरे को ये achieve करना है. वो पहले लिखता था मैं. But I've learned with time कि उससे benefit नहीं होता. You need to write कि मैंने achieve कर लिया है. So imagine मैंने वो achieve कर लिया है. That's why you do a nice self-talk. And tell yourself, यार boss, I am the best. Overconfidence की बात नहीं कर रहा हूँ. But just to give yourself that boost की boss, कोई बात नहीं. I am the best does not mean that I cannot fail or I cannot make mistakes or I won't know everything. I am the best because I am willing to learn everything which is out there. I'm willing to attract all the learning, all the energies which will make me better. And therefore I am the best. Not because I know everything. I know maybe 1% of what is 1%. बहुत ज़्यादा बोल दिया यार मैंने. Right? You getting what I'm trying to say? कि मेरे को इतना ही पता है यार. But I am the best because I will learn everything. I will find answers to everything, and answers are available. Thank you so much, Sumit, for doing this. I have so many topics जो मैंने touch करे हैं, but I want to get deeper into it. So maybe some other day when you have another book that is coming in. Thank you so much for doing this. If you want to buy the book, the link is in the description. It is out on Amazon, and you can also buy it offline on stores. Thank you for watching this. If you are from Sumit's network, please consider subscribing. If you are from the Not Knowing podcast, go check out Sumit's page, buy the book, read it. It's nice. I've read it. मैं validation देता हूँ right now. Thank you so much for doing this, Sumit. Thank you so much. And Siddharth, like, for share, having me. subscribe.